डिस्कशन हो गया है, इंस्ट्रक्शंस क्लियर है। कल मॉर्निंग 9 o'clock शुरू होगी, ठीक है। तो आज जो भी डिले हुआ है उसे हम कल कंपेंसेट करेंगे। आज ये मत सोच लेना कि कल तो फिर 15 मिनट और, अब ये बढ़ता जाएगा, सर्दी बढ़ेगी 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर दोपहर को 12 बजे उठ रहे हैं, ये होगा अभी। सो डोंट डू दैट। कल 9 o'clock शुरू करेंगे। कल की क्लास भी लंबी है, क्लास भी थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी है, ठीक है। इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर 9:20 भी शुरू कर रहे हैं, तो हम जो टॉपिक सोच के आए वो पढ़ लेंगे। लेकिन कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कल की क्लास में मैं टॉपिक भी शुरू करूंगा और वो लंबी क्लास भी होगी। तो प्लीज कल मत सोचना कि 9 5 9 10 चले, 9 o'clock में शुरू कर दूंगा क्लास यहाँ पर, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। पिछले डाउट्स कोई है? पिछले डाउट्स ह्यूमन वैल्यूज टॉपिक से? एक मिनट। सो गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास के कोई डाउट्स हैं? अरब स्प्रिंग नहीं समझ में आया? अरब स्प्रिंग कौन समझाएगा? ट्यूनीशिया से, अच्छा चलो हम ये बताते हैं आपको पहले तो अरब स्प्रिंग क्या है। कंट्रीज जो है ना, उन कंट्रीज में एक पॉलिटिकल शिफ्ट देखा गया। ये अब से एक डेकेड पहले, 10 साल 12 साल पहले हुआ, जहां कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज और कुछ अफ्रीकन नेशंस थे। वहां पर हम जैसे यूरोपियन उसमें आ जाएंगे तो सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, ये जो कंट्रीज हैं यहां पर बहुत टर्मोइल हुआ, ठीक है। ये टर्मोइल था शिफ्ट इन द सिस्टम ऑफ द पॉलिटिक्स इन द कंट्री। कहीं मोनार्की थी तो मोनार्की को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना, तो एक सिविल अनरेस्ट था और सिविल अपराइजिंग थी एक तरीके की, जहां सिविलियन सड़क पर आ गए धरना देने के लिए और पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंट्री का शटर हो गया। ये शुरू हुआ ट्यूनीशिया से, राइट। और फिर ये एक तरीके की मतलब बगावत लोगों की, और लोगों का ये इतना सप्रेस कर दिया गया था कि वो सड़क पर ही आ गए कि अब जी नहीं सकते, हटाओ। तो आपने सुना होगा सद्दाम हुसैन, है ना, उनकी फिर मूर्ति को गिराया गया, देनी लेटर ऑन ये बताइए ही डाइड आल्सो, बट उनकी मूर्ति को गिराना लोग वहां पर। अब आपने अगर अरब स्प्रिंग आपको कुछ नहीं मिला तो आई वुड से चेंज योर सर्च इंजन देन, क्योंकि ये एक ऐसा टर्म है जो बहुत कॉमन। क्लियर? अब आप समझ पा रहे हो? अब इसके एग्जांपल देखना, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल और है? ट्यूनीशिया तो मैंने बता दिया आपको, और कौन से एग्जांपल्स हैं? लिबिया, ठीक है, लिबिया। सीरिया में ये सब लड़ाई शुरू हुई, उसके भी कारण यही है। देन सीरिया अपने आप में आप उसमें बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, एक ऐसा जगह बन गई जहां पे सबको अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड बन गया हो। तो हर कंट्री आगे एक्सपेरिमेंट करेगी सीरिया में, तो वो अलग बात है, उस पर डिस्कशन नहीं करना। पर अरब स्प्रिंग आप समझिए एक पॉलिटिकल चेंज, एक शिफ्ट कंट्रीज में जो सिविल अपराइजिंग की वजह से आया, ठीक है। और कोई डाउट लास्ट क्लास का? लिखिए कुछ आंसर्स। चलो आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आज, ये इस पर्टिकुलर थीम का लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। टॉपिक आपका ध्यान से पढ़िए, टॉपिक आपका है रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मैंने 3 शब्द यहां पर लिख दिए हैं, मतलब यूपीएससी ने आपको लिख करके दिए हैं और मैंने 3 शब्द हाईलाइट करे हैं, फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब हम जब सिलेबस को देखते हैं हम इसको ऐसे ही जनरली पढ़ लेते हैं और कुछ भी लिख करके आते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, हो सकता है सिर्फ फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जनरल तीनों को ध्यान में रख करके आपसे पूछेगा कि इन तीनों का क्या रोल है वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए। इनकलकेट करने का मतलब होता है आपने अपने अंदर उन वैल्यूज को इम्बाइब कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, और उन वैल्यूज को अब आप क्या कर रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, या उन वैल्यूज को आप होल्ड करने की कोशिश करते हो। मान लीजिए एक सिचुएशन आती है जहां पर दो वैल्यूज के बीच में आपका क्या हो जाता है, एक कंफ्लिक्ट आ जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वैल्यूज जो होती हैं वो वैल्यूज आपके इंडिविजुअल के बहुत क्लोज हो सकती है वो वैल्यू, और हो सकता है किसी दूसरे के लिए उसकी कोई वैल्यू ना हो, है ना, होता है ना। वैल्यूज हम टॉपिक लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब किसी के लिए पंक्चुअलिटी अगर एक ऐसी अच्छी वैल्यू है कि मैं तो भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई 5 मिनट भी लेट हो, तो दूसरा वाला ऐसा है, ठीक है ना, तो उसके लिए वैल्यू नहीं है टाइम की, मेरे लिए वैल्यू है टाइम की। तो ये चीज आपको देखना है कि इनकलकेट कौन सी वैल्यू आपने करी, और जो वैल्यू आपने इनकलकेट करी हुई है अगर वो टूटती है तो दुख भी तो उतना ही होगा। महात्मा गांधी जी ने सीधे बोल दिया नॉन वायलेंस पॉलिसी फॉलो होगी, मेरी वैल्यू नॉन वायलेंस की नहीं टूटनी चाहिए, वायलेंस होते ही वापस टेक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बैक। एग्जांपल बताया हुआ है, सेम एग्जांपल यहां अप्लाई होता है। अब उसमें कुछ लोग आगे बोलते हैं कि ठीक है गांधी जी, थैंक यू सो मच फॉर द इनिशिएटिव, लेकिन अब हम आपकी वैल्यू आपकी है, हमारी तो है नहीं, हम तो करेंगे वायलेंस। इतना बढ़िया मूवमेंट चल रहा है, क्यों ना जीत लें आजादी को अभी के अभी। सो आप थैंक यू है, आप थोड़ा सा जस्ट इस लीडरशिप से थोड़ा हट जाइए एंड वी विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। पर ऐसा नहीं हुआ, गांधी जी को माना एंड थ्रू आउट द कंट्रीज बात को माना गया, और एक बार गांधी जी ने अगर मूवमेंट को वापस ले लिया तो देन एवरीबॉडी कोऑपरेटेड। हाउएवर देयर वर स्टिल फ्यू पीपल जिन्होंने बिलीव किया कि नहीं ये भी तरीका नहीं है एंड ओनली द वे इज वायलेंट वे, तो रिवॉल्यूशनरीज आए। तो गांधी जी के रिस्पेक्ट में हिस्ट्री में मैंने बताया था पहले भी कि जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जहां जहां गांधी जी जेल में गए, जहां जहां गांधी जी ने मूवमेंट बंद किया, वहां वहां रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी शुरू हो गई। अगर तुमने इस तरह से हिस्ट्री थोड़ी सी एग्जाम में इस तरह से मत लिखना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा समझते हो सिनेरियो को कंट्री में क्या चल रहा था, तो आप देखना ध्यान से गांधी जी जहां जहां जेल गए या फिर उन्होंने कोई मूवमेंट सप्रेस किया वहीं वायलेंट एक्टिविटी चालू, है ना, तो वैल्यू क्या है उनके लिए, नॉन वायलेंस। अब आपको तो आपकी कोई वैल्यू हो सकती है, और वो वैल्यू जब टूटती है तो जितना ज्यादा वैल्यू क्लोज होगी उसके टूटने पे उतना ही ज्यादा दुख भी होगा। अब ये वैल्यू आपके अंदर कहां से आई, फैमिली से आई, सोसाइटी से आई, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आई? तीनों से अलग अलग पूछेगा, तीनों से एक साथ पूछ लेगा, तीनों के पॉजिटिव पूछ लेगा, नेगेटिव पूछ लेगा, और फिर आप कुछ भी लिख करके आ जाओगे और बोलोगे मैं तो लिख दिया और नंबर आएंगे नहीं। सो यू जस्ट कैन नॉट राइट एनीथिंग। टॉपिक बहुत सिंपल है और गलती होने का स्कोप भी सबसे ज्यादा इसी में। क्लियर? हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखेंगे। अब आप पूछो क्वेश्चन, बोलो। नहीं, हाँ मतलब आप कह सकते हो, लेकिन वर्च्यूज आप कहेंगे ना जब, तो जो वैल्यूज हैं जितनी भी हायरार्की में जो भी वैल्यूज हैं किसी के लिए या सोसाइटी में, वो वाली वैल्यूज जो एक्सट्रीमली मॉरल हाई वैल्यूज हैं वो वर्चुअस वैल्यूज, मतलब बिल्कुल ही जो टॉप पे रखेंगे जिन वैल्यूज को सोसाइटी में यूनिवर्सली, वो वर्चुअस है। तो सबसेट ही है, यू आर राइट, लेकिन पॉजिटिव में भी, सबसेट में भी पॉजिटिव वैल्यूज जो मॉरल हाई है, मॉरल वैल्यूज है, उनको हम वर्चू बोलेंगे। तो जब एरिस्टोटल कहते हैं वर्चुअस पर्सन, तो आप बिल्कुल श्री राम जी की फिगर को अगर एनालाइज कर सकते हैं एक बार माइंड में, तो आप बोलेंगे हाँ ये वर्चुअस वैल्यूज है। सबसे बेसिक तो लोगों में नहीं मिलती ना, सबसे बेसिक तो है लेकिन लोगों में मिलती नहीं है, लेकिन सबसे मॉरल हाई जिनकी सबसे मॉरली जो वैल्यू सबसे ज्यादा हाई हायरार्की में आएंगी, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ठीक है, चलो इसको पूछ लेना क्लास में, हम टॉपिक को शुरू करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फिर टाइम बचेगा तो पूछ लेना, ठीक है। ये कोटेशन है अब्दुल कलाम जी की, ये कोटेशन डायरेक्टली इस टॉपिक से रिलेटेड है, और यूपीएससी ने इस कोटेशन क्या किया, कौन से साल में आया, कहा था ना 2021 और 22 के पेपर पढ़ के आना, पहली क्लास में बोला था, इसी साल आया पेपर, ये मेंस में 2022 के मेंस में ये पेपर में कोटेशन थी। क्लियर? और ये कोटेशन सिंपल ये कहती है कि अगर कंट्री को आपको करप्शन फ्री करना है
और उसको एक ब्यूटीफुल नेशन बनाना है बेसिकली, तो बिकम ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड, ब्यूटीफुल माइंड्स के लोगों का नेशन बनाना है। तो स्ट्रांगली ये बहुत जरूरी है कि सोसाइटी के 3 ऐसे की प्लेयर्स हैं, की मेंबर्स हैं जो इसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। उसमें उन्होंने फादर का रोल लिखा है, मदर का रोल लिखा है और टीचर का रोल लिखा है। इसका मतलब आपके टॉपिक से कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिनको आपको हाईलाइट करना है? फैमिली एंड एजुकेशन। अब आप इसमें सोसाइटी लिख कर आ रहे हो, पता लग जाएगा एग्जामिनर को भाई ये कुछ भी लिख रहा है, ओवरलैप करेगा, मैं मना नहीं कर रहा, कुछ पॉइंट ओवरलैप कर सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन फोकस आपका यहां पर फैमिली की वैल्यू से रिलेटेड जरूर है। और उसको भी आपको किससे लिंक करना है? करप्शन से। तो आपकी फैमिली में वैल्यू जो भी आप ले रहे हो फैमिली से, उसमें भी करप्शन फ्री कैसे करोगे? तो वो फैमिली की पॉजिटिव वैल्यू जो करप्ट नहीं बनाते इंसान को। और करप्शन कब आएगा? जब इंसान में ऑनेस्टी नहीं होगी, इंटीग्रिटी नहीं होगी, करप्ट हो जाएगा। करप्शन होने का मतलब सिर्फ पैसा लेना ही होता है क्या? हम डिस्कस करेंगे करप्शन टॉपिक को, लेकिन करप्शन का मतलब क्या सिर्फ पैसा लेना है? तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आता है और तुमसे कहता है भाई तुम ऑफिसर हो, टेंडर दिलवा दे यार, फाइल बढ़वा दे, साइन तो करना है तेरे को, क्या बोलोगे? हाँ कर देते, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, है तू तो साइन, तुम तो हमारी ही बिरादरी के हो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्या करोगे? साइन कर दोगे? कर दोगे, सही बात है। इसका रीजन दो, क्यों करोगे? रीजनिंग इंपॉर्टेंट है ना, गलत सही कुछ नहीं है, रीजनिंग क्या है? नहीं साइन क्यों करेंगे? दोस्तों के लिए ही तो सिविल सर्वेंट बना हूं, तुमने ही तो मोटिवेट किया, 5-5 10 रुपए देकर चाय पिलाते थे, और फिर नहीं किया तो अब ये फेवरेटिज्म नहीं करना। मैंने करप्शन टॉपिक पढ़ लिया सिद्धार्थ सर से क्लास में, अब मैं ऑफिसर बन गया, अब तो मैं करूंगा नहीं, है ना? उसके बाद क्या हुआ? गाली पड़ेगी, क्या बोलेंगे? दिखा दिया रंग है, पलट गया तू, देंगी दोस्ती, बड़ा आदमी बन गया मतलब। लेकिन तुमने बिल्कुल मतलब जो बात बोली, अगर इतना स्ट्रेट फॉरवर्डली क्लियरली बोली सर मैं तो साइन कर दूंगा दोस्त के टेंडर के लिए, तो उसके पीछे का लॉजिक दे दो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं दे पाए तो फंस जाओगे, और अगर तुम देते हो उसका लॉजिकल रीजनिंग तो बच सकते हो। मैं उसकी मदद कर देता हूं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो कितना भी कैपेबल हो, लेकिन उसका टेंडर में आपको हेराफेरी करने का अपॉर्चुनिटी पूरी मिल रही है कि भाई इस पर्टिकुलर कंपनी ने टेंडर में ये कोटेशन दी है, तो अपनी कोटेशन को इतना पॉइंट कम कर दे, ऑटोमेटिकली तुझे मिल जाएगी। तो ये तो करप्शन नहीं है। ग्रेटर गुड कहां है इसमें? रोड बननी है एक, ये बनाए कंपनी, ये बनाए कंपनी, ये बनाए कंपनी, ग्रेटर गुड क्या? रोड तो बननी है, किसी से तो पैसा, यही तो तुम्हारा दोस्त में कह रहा है, कोई तो बनाएगा ही। अगर मैं तेरा भाई हूं, तेरा दोस्त हूं, तो बड़ा आगे है ना। देखो उसका मैं उसको थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। रोड कंस्ट्रक्शन इसलिए वहां पर अगर एज एन एग्जांपल लो कि सर अगर ऐसे टेरेन है जहां पर रोड कंस्ट्रक्शन होना मुश्किल है और बार बार वो रोड बनती है पर टूट जाती है, इसका मतलब वहां पर करप्शन होता है रोड बनते हुए। एज एन ऑफिसर मैं चाहता हूं एक रिलायबल एंड रिस्पांसिबल पर्सन शुड टेक द रिस्पांसिबिलिटी। अगर वो टेंडर मैं अपने दोस्त को देता हूं तो मुझे ये पता है कि क्वालिटी मटेरियल यूज होगा और मैं उसको कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता हूं इनफॉर्मल तरीके से भी, और मैं उस पर इनफॉर्मली एक दबाव भी बना सकता हूं कि तू मेरा दोस्त है, रोड खराब नहीं होनी चाहिए, इज्जत मेरी भी है। इस वजह से, इस रीजन से मैं टेंडर अपने दोस्त को दूंगा क्योंकि मुझे वो ट्रस्ट फैक्टर है, क्योंकि ये रोड बार बार टूटती थी तो करप्शन होता था। तो ये एक तरीका हो सकता है कि अपने आंसर को जस्टिफाई करें, लेकिन अगेन फेवरिज्म करना, करप्शन करना ये सही नहीं है। और उसमें ये बोलना कि तुम्हें टेंडर इसलिए देंगे ताकि तुम मुझे इतने अकाउंट में डाल दो, तो मतलब वो तो हाइट ही है ना। तो ये तो हम नहीं सिखाते आपको ना, आपको कभी लिखना है। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में चलो वापस आए थे उस केस स्टडी से, केस स्टडी हो गई है, अब इसमें वैल्यू है। चलो मैं इसमें और भी तुम्हें हेल्प कर देता हूं, टॉपिक पढ़ाया तो कुछ मिलना भी चाहिए। वैल्यू क्या है यहाँ पर? एक वैल्यू है लॉयल्टी टुवर्ड्स द फ्रेंड और एक वैल्यू है ड्यूटी, आप फुलफिल करें अपना ईमानदारी से, करप्शन फ्री होकर के। ये 2 वैल्यूज है। अब ये 2 वैल्यूज कंफ्लिक्ट में है या नहीं है? इसी केस में अगर आपने ड्यूटी निभाई तो आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स द फ्रेंड वो ब्रीच हो जाती है। लॉयल्टी निभाई तो आप ड्यूटी फेयर तरीके से नहीं कर रहे, डन। तो ये कंफ्लिक्टिंग डायलेमास ये वैल्यू के रिस्पेक्ट में आएंगे। केस स्टडी इसी तरीके की होती है, तो वहां पे आपको 2 वैल्यूज लिखनी होती है और फिर आपको चूज करना होता है किस वैल्यू को हायरार्की में ऊपर रखते हैं। हर इंसान की हायरार्की में वैल्यूज ऊपर नीचे होती हैं, दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं है। नौकरी जाए जाए, इन्होंने ही बनाया, इनके लिए करूंगा, ठीक है ना। अंकल मेरे नेताजी हैं, मैं उस पार्टी में जो है क्या हूं, एक कार्य करता हूं, है ना। अब मेरे अंकल को तो मैंने बचपन से ऐसे देखा है कि मतलब अंकल आप कहां पहुंच गए, क्या थे, है ना, और मैं तो आपकी तरह बनना चाहता हूं। अब अंकल बोले कि भाई तू जाके मर्डर भी करिए, तो अंकल ने बोला मैं कर दूंगा। ये प्रैक्टिकली होता है, इसे आप समझाएंगे कुछ समय बाद, क्योंकि अगर कोई इसमें मैं तो पॉलिटिकल पावर भी डाल दिया ना। पॉलिटिकल पावर में अगर आप इन्फ्लुएंस किसी नेताजी से, किसी रिलीजियस लीडर से, तो अगर रिलीजियस लीडर ने ये कह दिया, अगर नेताजी ने कह दिया, तो उनके फॉलोअर ब्लाइंडली फॉलो कर जाते हैं चीजों को। और ये होता है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन देयर आर पीपल जो हु फॉलो ब्लाइंडली। अब जैसे एक केस आया आपका, दैट देयर वर सम रिलीजियस लीडर्स जिनको एक्यूज किया गया सेक्सुअली असॉल्ट के लिए और फिर उन्हें सजा भी हुई, लेकिन लोग इतने ज्यादा फॉलोअर थे उनके कि वो सड़क तक रोकने को तैयार थे और पुलिस ऑफिसर्स को मारने तक को तैयार थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोर्ट ने चाहे उन्हें सजा भी दे दी। तो हम क्योंकि हम फॉलो करते हैं तो हम वैसे फॉलो करेंगे कि हमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। टॉपिक शुरू करते हैं, चलो अभी करते हैं पूरा डिस्कशन, और उसके बाद आप जो पूछना है पूछेगा, पहले टॉपिक फिनिश करते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है बहुत से क्वेश्चन मैं आंसर ही कर दूं क्लास में। इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू इनकलकेशन, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है भाई वैल्यू इनकलकेट करनी हो, मिलेगा क्या? इसमें आप एक फ्लोचार्ट बनाइए कि वैल्यूज जब आपके अंदर आती हैं तो आपका एक नजरिया बनता है जिसे हम कहेंगे आउटलुक, और जब आपका एक नजरिया बनेगा तो आपके अंदर एक एटीट्यूड आएगा। एटीट्यूड टॉपिक मेरी कल की क्लास का टॉपिक है, पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे एटीट्यूड। एक लाइन में बता देता हूं, तो एटीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज को फेवर करना या फेवर नहीं करना, किसी चीज को लाइक करना या फिर डिसलाइक करना, किसी के लिए प्रोपेंसिटी होना उसकी तरफ इंक्लाइन होने की या उससे दूर भागने की, ये एटीट्यूड है। लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग से सिंपली समझ सकते हो, सिंपल इंग्लिश है, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। तो ये एटीट्यूड है। जब आपका आउटलुक बनता है तो आपके अंदर आता है एक एटीट्यूड, उस चीज को आप पसंद करते हैं या उस चीज से दूर भागते हैं। और जब आप किसी चीज की तरफ पसंद होना और दूर भागने जैसी सिचुएशन आ जाती है तो आपका आता है एक्शन। एक्शन मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू अपने अंदर डाली कि वायलेंस करना है, मार पिटाई नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। मेरा आउटलुक ये है कि मार पिटाई करने से देखो कैसे पावर मिल जाती है ना। तुम 4 आदमी को पीटते हो, फिर उसके बाद तुम फिर यू फील पावर्ड, एंड देन योर एटीट्यूड इज कि अब मैं वही मूवीज देखता हूं जहां मार पिटाई होती है, जहां लड़ाई होती है, हीरो जीतता है, 4 आदमी उधर कूद कूद के मारता है, और उसके बाद आप जाकर के कभी पड़ोसी से झगड़ा हुआ तो पीट के आ गए उस लड़के को पीट कर आ गए। अब माँ बाप बैठे देख रहे हैं, पड़ोसी आ गए लड़ने के लिए, तो बच्चा पीट दिया, तुमने क्यों पीटा, दोबारा दिखेगा तो फिर मारूंगा। अब उसके अंदर वैल्यू ऐसी भरी हुई है वायलेंस की
कि अब तुम उसको बोलोगे कि तुम उसे पसंद क्यों नहीं करते, वो बच्चे ने क्या गलती करी है कि तुमसे पसंद, मैं दिखते शक्ल देखते लगता मारो मुझे, तुम्हारी लाइकिंग ही नहीं है उसके लिए, क्यों? क्योंकि तुम्हारा आउटलुक ही नहीं है उसकी तरफ कि वो अच्छा इंसान भी हो सकता है। वो तुम्हें डराने के लिए काम कर रहा है, तुम पहले तुम उसे मार दो उससे पहले कि वो तुम्हें परेशान करे। एंड वो इसलिए कि अब इस ट्रेल में पीछे जाओगे तो पता चलेगा कि फैमिली में फादर को भी देखा है उस बच्चे ने, फादर कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर्स को पिटाई करते हुए। फादर को उसने कभी देखा है अपने पड़ोस में दूर के रिश्तेदार में किसी को पिटाई करते हुए। उसने अपने फादर को देखा ट्रेन में चलते हुए कोई जो है पॉकेट मारने की कोशिश कर रहा था, पकड़ के फादर ने पीट दिया। उसने वहां अपने फादर को देखा था, या उसने अपने बड़े ब्रदर को देखा था कि जब वो बड़ा भाई जो है स्कूल में चलता था तो 4 आदमी डरते थे उससे, क्योंकि वो स्कूल के बाद 2-3 को तो पीट के आता था घर। मम्मी ज्यादा कुछ कहती नहीं थी, 2-3 बार डांट दिया, होता कुछ था नहीं, लेकिन भाई मेरा जब मैं नाम लेता हूं ना अपनी क्लास में, इसका भाई हूं मैं, हमारे साथ बैठ जा भाई, मैंने उसको वैल्यू किया है क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में देखा। अब पेरेंट्स ये बात समझ नहीं पाए, पड़ोसी समझ नहीं पाए, आपका बच्चा ऐसा क्यों है, आपका बच्चा तो ऐसा, बोलते चलेंगे, लेकिन पीछे की रियलिटी कुछ और ही हो सकती है। एक चीज ये है कि ये कंपैटिबल विद द सोशल सिस्टम, वैल्यूज आपको सिस्टम के, सोसाइटी के या तो क्लोज लाएंगी, उसको एक्सेप्टेंस लाएंगी, या फिर आपको बिल्कुल सोसाइटी से बाहर फेंक देंगी। अब वही बातें हैं, वैल्यू अच्छी हुई वर्चुअस वाली तो मॉरली वैल्यू हाई है, मॉरल वैल्यूज अच्छा लगेगा, टीचरों का प्यारा, दोस्तों का प्यारा, घर का प्यारा, रिश्तेदारों का प्यारा, नहीं है तो फिर किसी का भी प्यारा नहीं है। और ज्यादातर आपने अगर फैमिली में कभी देखा हो, अपनी फैमिली में, नेबर्स में, रिलेटिव्स में, मूवीज में, जो बच्चा अच्छा है वो सब जगह अच्छा है, और जो अच्छा नहीं हो कहीं भी ज्यादातर जगह अच्छा ही नहीं है, और बच्चे के अंदर भी फीलिंग आ जाती है आप उस एज से निकल चुके हैं। डेफिनेटली अभी आप सोसाइटी के जरूर इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई हीरो सिगरेट पीता हुआ दिखेगा तो आप सिगरेट पीना शुरू नहीं कर देंगे, डेफिनेटली आप उस एज से बाहर आ गए। लेकिन देर स्टिल सोसाइटी में हमारे वो टीनेजर्स हैं जो उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? आप आ चुके हो बाहर, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम बात कर रहे हैं वो 10 साल के बच्चे पे अप्लाई नहीं होती है, वो भी कल 22 साल का होगा, 22 साल का होगा, लेकिन वो बच्चा जब अच्छा है तो सब जगह अच्छा है, और नहीं है तो बिल्कुल नहीं। फिर वो मान लेता है कि जब मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा तो फिर मैं अच्छा होकर करूंगा क्या, अब मैं बुराई सही। तो आपने बच्चे को 3 चाटे मारे, उसने सुन लिया, अगले दिन नहीं सुना तो 4 मार दिए, फिर 5 मार दिए, फिर तो अगर मान लो कम मार रहे हो, थोड़ा तेज मारना लगता नहीं है। स्कूल में शिकायत आ रही है तो घर आए फिर पीट दिया, घर में क्योंकि पिटा था तो स्कूल में भी होमवर्क करके नहीं, टीचर ने पीट दिया, घर पे पिटे, स्कूल में पिटे, क्या जिंदगी है ये। फिर वो और शैतानी करता है। अगर आप इसको थोड़ा सा एसेंस को समझ पा रहे हैं तो टॉपिक समझ पाएंगे, और इसी से कहानियां निकलती हैं, और जो कहानियां आपके दिमाग में बन रही हैं और जो एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनल है चाहे वो दोस्तों के देखे हुए हैं, वो सब एग्जाम में एग्जैक्टली लिखे जा सकते हैं। जरूरी होता है कि जो बिहेवियर है बच्चे का वो हमेशा ही इन्फ्लुएंस हो सोसाइटी। मुझे बताओ क्यों नहीं होगा? हमेशा कोई ना कोई जरूर होगा जिससे वो इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस होने का मतलब ये नहीं है कि वैसा ही कॉपी करे, इन्फ्लुएंस होने का मतलब ये भी है कि वो उसको देख करके ये सीख सकता है कि ये नहीं करना। आई डू नॉट वांट टू बी लाइक यू, ये मुझे पता है, मुझे बनना कैसा ये नहीं पता, तेरी तरह नहीं बनना। बिल्कुल होंगे क्योंकि वो इंटरेक्ट करेगा। हाँ, तो अब जैसे अर्दन पॉट की तरह बोलते हो आप, बच्चा एक अर्दन पॉट की तरह है, जैसी शेप देगी सोसाइटी वैसा बन जाएगा। सो अगर किसी क्रिमिनल से पूछते हो कि भाई तुम यहाँ तक कैसे आ गए, कि तुम पूरी कंट्री को एक टेररिस्ट एक्टिविटी के तहत दबा रहे हो, तो अपनी कहानी शुरू करेगा, मैं जब छोटा था, मैं जब 4 साल का था, मैं जब 5 साल का था, पहली बार मैंने तब चोरी करी, है ना? फिर आप उसकी जब डिटेल में जाओगे ना तो क्या पता चलेगा लास्ट में कि उसको फैमिली से वो प्यार नहीं मिला, उसकी फैमिली में खुद उसे अब्यूज किया जाता था, जब वो खुद सेक्सुअल वायलेंस का जो है शिकार रहा है, इसकी वजह से वो ऐसा हो गया। तो देयर इज सम ऑफ द फॉर्म ऑफ द स्टोरी डेफिनेटली हिडन। हमें कोई केस स्टडी इस पे नहीं बनानी है, एग्जाम में एक टॉपिक आएगा उस पे क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना, सिंपल रखनी चीजें। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पापा इतने अच्छे हैं कि हर कोई आदमी मुझे ये कहता है पापा जैसा बनो, मतलब मेरी आइडेंटिटी है ही नहीं, तो फिर उस पर मुझे डांट भी पड़ती है स्कूल में, घर में, नेबर से, अंकल से, पापा जैसा बनो, पापा नहीं बनना, पता नहीं बन रहा, पापा अच्छे होंगे मैं नहीं हूं, ले 1 मिनट, तो होता है। अब आपको ये सब लिखना नहीं है, ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, टॉपिक जो लिखना है वो सामने बता रहा हूं मैं, ये पर्सनैलिटी बिल्डअप में डिफाइन करने में हो सकता है, ये सब पॉइंट्स आपके इंट्रोडक्शन में आ सकते हैं, या ये पॉइंट्स आपके सीधे सीधे इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यू की, ये आप आ सकते हैं, उस जगह आ सकते हैं। बाकी ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है जब चाइल्डहुड में कुछ वैल्यूज को आप इनकलकेट कर ले। मतलब अगर आपने एक बार बचपन में सीख लिया जेंडर बायसनेस, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर भी अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में भी वो जेंडर बायस कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में उसको शो अप कर देंगे। मतलब वो जेंडर बायसनेस आप सीख गए अपने घर में, अपने सिस्टर्स को देखा है, आपको देखा, बट आपके लिए जो ट्रीटमेंट था वो फेवरेबल था, एक प्रिंस वाला ट्रीटमेंट था, सिस्टर्स के लिए नहीं था घर में, और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आपने मतलब एनीबॉडी, ठीक है। सो इफ एनीबॉडी, एनी इंडिविजुअल एक्सेप्ट्स इट, तो ऐसे होता है, उसमें क्या है। तो वो स्कूल में भी जब अपने कोएड स्कूल में मान लो है और टीम बनती है, और टीम में भी वो क्या बोलेगा, अरे यार 3 लड़कियां भेज दी टीम में, इन्हें कर तो पाएंगे नहीं, अरे लड़की होगी गाड़ी चला रही होगी, उसी को नहीं आती गाड़ी चलानी, बाकी सब गाड़ी चलाते, लड़की गाड़ी नहीं चला सकती, वो आपने सीख लिया। अब आपके बिहेवियर पे अब वो बढ़िया गाड़ी भी चला रही है, अगर कोई लड़की, तो बोलोगे बहुत बता रही है गाड़ी है, ये कैसे इतनी अच्छी गाड़ी चला सकती है, इसको ओवरटेक करो। यू हैव सीन दैट मैन ईगो, कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज से कि वो फीमेल एक अच्छी गाड़ी को कैसे ड्राइव कर सकती है। इसमें जैसे एक फीमेल पायलट बनी तो उनके भी चैलेंज वो मूवी में दिखाए थे, कितने उनका रियल लाइफ है। एग्जांपल पायलट का नाम क्या है, फर्स्ट पायलट जो थी फीमेल, जैसे मूवी भी आई थी अभी, लिखो लिखो इस एग्जांपल को, शी फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये आपका जेंडर के रिस्पेक्ट में कहां कोट करोगे, एग्जांपल आपके ऊपर है, लेकिन ये एग्जांपल है। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि उन्होंने कितने चैलेंजेस महसूस करे, कि उनको वो फ्लाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई, एंड देन फाइनली व्हेन द अपॉर्चुनिटी वाज गिवन टू हर, शी जस्ट उन्होंने जो है फ्लाइंग कलर्स के साथ उन्होंने फिर उसको चलाया है। क्या चीज देखो, वो फर्स्ट पायलट तो है, ये तो है ही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने वहां तक पहुंचने के बाद कुछ स्ट्रगल भी महसूस करी होगी, क्योंकि फर्स्ट फीमेल पायलट थी, ठीक है। तो फर्स्ट जो भी इंडिविजुअल, अब आप किसी सीईओ की बात कहें, जैसे कोई अच्छा फीमेल है हु इज द सीईओ ऑफ अ बिग कंपनी, तो उसको भी आप यहां पर कोट कर सकते हैं कि देयर आर नॉट मच नंबर, देयर इज नॉट मच नंबर ऑफ फीमेल्स बीइंग सीईओ ऑफ द बिग 500 फॉर्च्यून कंपनीज। बहुत ही कम है ना, और नंबर कम क्यों है, चलो छोड़ो, तुम और आ जाओगे। पार्लियामेंट में कितनी वुमेन है जो लीडरशिप पोजीशन पे है, क्लियर। आपके आज तक के जितने भी प्रधानमंत्री भी बने हैं उसमें कितनी फीमेल्स जो पीएम बनी, ये सब चीजें बताती हैं, ये सब चीजें तो क्लियरली बताती हैं कि ये इक्वालिटी तो नहीं है, जेंडर इक्वालिटी कहीं ना कहीं नहीं है, क्लियर है, ये तो एविडेंसेस है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, कंट्रोवर्शियल है तो आप ये भी लिख सकते हो, दो इट इज हाईली कंट्रोवर्शियल बट दिस इज द फैक्ट, दिस इज वन ऑफ द फैक्ट, दो इट इज कंट्रोवर्शियल, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जांपल कहां लिखोगे मुझे नहीं पता, लेकिन लिख सकते हैं, ठीक है।
नहीं तो इक्वालिटी में आ जाएगा ना, सिंपल है। एक एग्जांपल हो गया, ये भी एक एग्जांपल है जो दे रहे हैं कि भाई इक्वल वेजेस हो गए, ठीक है। बाकी हायरार्की वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हायर द वैल्यू, जितनी ज्यादा हायर वैल्यू होगी उसको टूटने पे उतना ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन भी होगा। तो ये कुछ रीजंस हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है वैल्यू की। अब आते हैं रोल ऑफ फैमिली। अब एक करके पढ़ेंगे तीनों को। पहले फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। फैमिली में चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, इसमें एक एग्जांपल है जिसे आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। ये एग्जांपल हार्लो एक्सपेरिमेंट ऑन मंकीज है। हार्लो एक्सपेरिमेंट विद मंकीज। इसमें उन्होंने क्या काम किया, ये बंदर है, ये जो बंदर है, क्या ये बंदर है पता नहीं, तो फोटो दिख रही नहीं दिख रही, ये आर्टिफिशियल बंदर है, वायर से बना हुआ, क्लियर। और ये रियल मंकी है, ये बच्चा है, ठीक है, ये प्यारा सा बच्चा है। और ये जो प्यारा सा बच्चा है मंकी का, इसकी मदर से अलग करके हार्लोव ने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि दो तरीके के केज में इस बंदर के बच्चे को रखा। पहले केज में उसने सरोगेट मदर को रखा। सरोगेट मतलब वो उसकी रियल मदर नहीं थी, लेकिन वो एक फीमेल थी, ये और वो मंकी थी रियलिटी में, लेकिन उसकी रियल मदर नहीं थी। और दूसरा उसने केज में इसी बंदर को एक वायर से बने हुए मदर जैसा फिगर, मगर वो रियल है ही नहीं, वो सिर्फ एक पीस ऑफ वायर्स है एंड प्लास्टिक्स है, उसके साथ उन्होंने उसको रखा। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना है एग्जाम में, एक नाम लिख करके मैं बताऊंगा एक्जेक्टली कौन सा वर्ड यूज करना है, यू कैन डू दैट अंटिल अनलेस वो क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ना है, इसी पर आना आ जाए। इनके ऑब्जर्वेशंस ये थे कि अब जो बंदर का बच्चा है उसका बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया केज 1 में और केज 2 में। तो दो बंदर हो गए, एक बंदर इधर बच्चा उसका और एक इधर, और फिर उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो जो सरोगेट मदर के साथ था वो बच्चा थोड़ा पीसफुल था, बंदर का बच्चा, और थोड़ा काम था, उसका बिहेवियर थोड़ा सा नॉर्मल था। लेकिन जो बच्चा एक वायर से बने हुए बंदर के साथ था उसका बिहेवियर बहुत रैश था, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा वो जो है मतलब चीख रहा था, रो रहा था, या फिर रैश बिहेवियर था, अनरेस्ट था उसके अंदर। तो उन्होंने इस बात से कंक्लूड किया कि जो बच्चे के साथ जो एक कॉन्टैक्ट कंफर्टिंग है, दिस इज द वर्ड कॉन्टैक्ट कंफर्टिंग, ये उसको बच्चे को आगे जाने वाले समय में पीसफुल बनाती है, काम बनाती है, और जो उसका जो पर्टिकुलर जो बिहेवियर है बच्चे का, जो पर्टिकुलर आगे जाकर के जो उसकी वैल्यू सिस्टम है उसमें उसको हायर मतलब अच्छी वैल्यूज इनकलकेट करने में हेल्प करती है। तो बच्चे के साथ कॉन्टैक्ट होना बचपन से ही वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे कहते हैं कॉन्टैक्ट कंफर्टिंग, क्लियर। तो ये पहला पॉइंट है कि चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस क्या है, क्या उसे कंफर्ट किया जा रहा है बचपन में या नहीं। और वो फिर वो बोलते हैं कि बचपन का प्यार वो नहीं मिलता है पेरेंट्स से, तो वहां वो बच्चा रैश हो सकता है, उसका बिहेवियर जो है नेगेटिव हो सकता है सोसाइटी के लिए आगे जाकर के। ये एक पॉइंट है कि कैसे ये फैमिलीज इंपार्ट करती हैं अपने बच्चों को वैल्यूज, पहला पॉइंट। अब रियरिंग बच्चे का नहीं, बच्चा मंकी लिया है ना इन्होंने एक्सपेरिमेंट में, तो बच्चा मंकी का लिया है। हाँ, इन्होंने मंकी दो हाथ में दे रखे हैं इनके, ये तो मैंने फोटोग्राफी लगाई, बच्चे को आप पास लगा के रखे, उससे कॉन्टैक्ट में रहे तो वो ज्यादा बेटर हो जाता है। मतलब क्या क्या बोलते हैं कि बच्चे को गोदी में लेकर सुलाओ, सो जाता है, उसके पैर और भी रीजन है, लेकिन उसको छोड़ दो, जी ले अपनी जिंदगी, दूध मिलेगा मिल जाएगा, बस पड़े रहो, तो वो देखना वो रैश हो जाएगा, चिक चिक के फिर दूध मांगेगा, डेफिनेटली छोटे सा बच्चा है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग फैमिली से कैसे आती है किसी बच्चे में। अगर मैं घर में देख रहा हूं कि वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, अगर कोई बच्चा डोमेस्टिक वायलेंस अपने घर में देख रहा है तो दो चीजें सीख सकता है वो। पहली चीज, ये वायलेंस तो आम बात है, मैं भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो वो भी अपनी वाइफ को मैं भी ऐसे इल ट्रीट करे, डॉटर को ऐसे इल ट्रीट करे। अब ये भी तो बात है ना, डॉटर को नहीं करे लेकिन बॉय को कर लेगा ना, ये तो गलत है, फिर वो किसी को भी नहीं करना चाहिए इन शॉर्ट। दूसरी चीज मैं ये सीख सकता है कि ये चीज मैंने अपने घर में देखी है तो मैं ये होने नहीं दूंगा। दोनों चीज हो सकती है ना, मैंने अपने घर में देखा है कि मेरी मदर के साथ कैसे वायलेंस हुआ है, सो आई अंडरस्टैंड कि वो पेन क्या होता है, एंड आई विल नेवर लेट इट हैपन इन माय लाइफ। ना मैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, ना किसी और जगह ये बर्दाश्त कर सकता, राइट। तो ये कैसी लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आप ऑब्जर्व करके सीख रहे हो, एक बच्चा अपने पेरेंट्स को, फैमिली को ऑब्जर्व करके सीख रहा है। अब इसमें एक एग्जांपल और आ सकता है, बताओ और एग्जांपल आ सकता है। दादी जब मेड से बात करती हैं तो बहुत ही अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करती है। मदर मेड से बात करती हैं तो डिग्निटी ऑफ द लेबर अगर वर्ड यूज करूं मैं, ये आप लिख सकते हैं एग्जाम में, कि आम बात है ना, जब काम करने वाले जब पर्सन घर में एंटर करेगा तो उससे ठीक कर ही बात करनी, उससे प्यार से बात नहीं करनी। बच्चे ने सीखी, बच्चा सबसे प्यार से बात करता है, और जैसे वो बेल बजती है कि मेड आई है तो आ गई लेट, अब इतना सा बच्चा पहले ही अपने मुंह खोल करके दादी ये लेट आई है आज भी, वो बच्चे ने सीख लिया कि दादी डांटती है जब वो लेटा, और वो उसी तरह से बात करता है। तीसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल हो सकते हैं, नहीं तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के पार्ट है। तीसरा एग्जांपल, रेस्टोरेंट में बैठे और आपके ब्रदर फैमिली में या आपके एल्डर्स किसी वेटर को बुलाते हैं, ओ इधर आ, लेके क्यों नहीं आया अब तक खाना, ऐसे बात करना। अब आपने वहां पर ऑब्जर्व किया, दो चीजें ऑब्जर्व करी कि ये तो गलत है, ऐसे तो बात नहीं करनी चाहिए, वो भी तो अच्छे से भैया हैं। अब आप इतना सा बच्चा को देख रहे हैं, इतना सा क्यों, आप इतने भी हो, 12 के हो, 15 के हो, 16 के हो, आप उस चीज को देख सकते हो कि अरे ये भी भैया अच्छे हैं, बढ़िया भाग भाग के काम कर रहे हैं, 4 टेबल पे 2 बार गंदे से बचे, और उस पर मेरे अंकल ने, मेरे फादर ने ऐसे बोल दिया, उसको काम नहीं कर रहा, तो आई डोंट लाइक दिस। तो या तो आप बोलोगे पापा ऐसे नहीं बोलते, अरे पापा बोला मैं फिर से फेल हो गया। दूसरा ये है कि आप जब अपने दोस्तों के साथ जाते हो, फिर ओ इधर चलिए लेके आ, तो आपका वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है कि आपने वो चीज सीख ली, ठीक है। तो एग्जांपल आप दादी के रिस्पेक्ट में मेड का दो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो उसका एग्जांपल दो, या फिर आप इस तरीके के डोमेस्टिक वाले से एग्जांपल दो। 3 एग्जांपल आपके सामने है, डन, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तीसरा है रोल मॉडल, मम्मी ऐसा करती है तो मैं भी ऐसा करूंगा, वही कपड़े पहनने हैं, जैसे मम्मी ने बाल बनाया मैं वैसे ही चाहिए, ये बेलीज भी मेरे इसी कलर की होंगी, है ना। तो बच्चे इनिशियली एक स्टेज तक अपने पेरेंट्स को, फादर मदर को ही रोल मॉडल समझते हैं कि जो उन्होंने करा है वही करना है, डन, क्यूट है, ठीक है। तो ये लोग इस तरह से जानबूझ के खिंचवाते हैं फोटो, बच्चे को क्या पता क्या देख रहा है, तो वो उनके लिए रोल मॉडल है। मम्मी ने जो बोल दिया, मम्मी ने जो किया है, उन्हें जहां जाना है मुझे भी वहीं जाना है, उन्हें जैसा करना है, जैसा पहनना है, जैसे वो बोलती है मुझे भी वैसे ही बोलना, ठीक है। देन टीचिंग्स, कभी कभी क्या है कि भाई आप रिलीजियस प्लेस पर जाते हो तो आपकी फैमिली आपको वैल्यूज देती है कि आपको क्या करना है, ऐसे हाथ जोड़ने हैं, ऐसे वो करना है। क्रिश्चियनिटी में अलग तरीके से सिखाया जाएगा, इस्लाम में अलग तरीके से सिखाया जाएगा, हिंदुइज्म में अलग तरीके से सिखाया जाएगा। हिंदू हो तो आपको टेंपल के बाहर चप्पल उतार के जाना है। अभी एग्जाम्पल हम उस दिन भी ले रहे थे, है ना, फिर पंडित जी ये नहीं बोलेंगे कि बच्चे को पीटे, वो बोलेंगे माँ बाप कहाँ इसके, सिखाया नहीं इसको, ये बताया था मैंने पिछली क्लास में एग्जाम्पल। तो वो टीचिंग जो है ये भी आती है, तरीका आता है जब फैमिलीज इस तरह से चीजों को इनकलकेट करती है, ठीक है। तो दादा दादी का क्या रोल है, अगर क्वेश्चन ऐसा बना फैमिली में स्पेसिफिकली ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर का रोल बच्चे की वैल्यू इनकलकेशन में, तो क्या लिखूं,
अब आपको स्पेसिफिक पूछ लिया मैंने, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर उनके साथ होते हैं, जिनके नहीं होते उनको पता नहीं, पता चलता होगा या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दूसरों को देख करके रियलाइज होता ही होगा कभी ना कभी, या उनके साथ थे लेकिन अब नहीं है, तो वो और भी पेनफुल है। लेकिन दिस इज लाइफ, लाइफ गोज ऑन, बट देयर आर थिंग्स दैट यू डेफिनेटली लर्न फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स। वो क्या चीजें हैं जो पॉजिटिव है, जो बच्चा ग्रैंड पेरेंट्स से ही सीख सकता है, वो माँ बाप भी शायद रेयरली सिखा पाए। ट्रेडिशंस फॉलो करना, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड कल्चर्स के बारे में जो नॉलेज है वो ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। दूसरा, ग्रैंड पेरेंट्स का इसलिए रोल होता है क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स एक बार को वर्किंग हो और वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाए, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स दे कैन डिवोट 100% टाइम टू देयर किड्स। टाइम का डिवोशन जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से ज्यादा रहेगा, है ना। देन इमोशनली जो अटैचमेंट है और बच्चे की जो ब्रिंगिंग में जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो उन्होंने बताया बिल्कुल सही बताया, वो ब्रिज वो क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल, जो पेरेंट्स की तरफ से लैक रह जाए, कमी रह जाए, पर उसको फील कर सकते हैं। दूसरा, सपोर्ट। सपोर्ट, पापा को क्या बोलोगे, दादा से ही परमिशन ले लिया आपके पापा से ही, अब जा रहा हूँ गोवा घूमने, करना जो करना है अपने पापा को समझाओ और दादाजी मेरे फेवर में। सो वो सपोर्ट क्या है, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट। मुझे आई वांट टू बी अ गुड क्लासिकल डांसर, है ना, या फिर उल्टा कर लेते हैं, आई वांट टू बी अ गुड वेस्ट मतलब हिप हॉप डांसर एंड माय मदर वांट्स मी टू बी अ क्लासिकल डांसर, तो दादी प्लीज हेल्प। ठीक है, जमाना बदल रहा है ना, करने तो बच्चे को जो करना है, तुम्हें क्या, फिर वो तो उनकी वैसे भी नहीं बनती, तो अलग ही बोलेंगे वैसे ही। मैं उसका फायदा उठा लेती हूँ बीच में, है ना। हो सकती है कोई फीमेल किड जो इस बात का फायदा उठा ले कि दादी और मम्मी की तो वैसे ही, तो मैं उसमें कभी दादी की तारीफ कभी मम्मी की तारीफ, बच के निकलो जो अपना काम बनता है ना। कर सकते हैं कोट, अगर तुम्हें उसका नाम पता है टिप्पू, है ना, ये नाम है उसका टब्बू, मैं तो नाम भी नहीं पता यार, लेकिन मैंने सुना बहुत है, चलो आई वॉच इट, ठीक है। सो ये चीजें एज एन एग्जांपल कोट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसे रियल लाइफ में भी अगर रख करके अपना एग्जांपल दो कि आई हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग माय अर्लियर स्कूल डेज व्हेन आई वांटेड टू लर्न क्लासिकल डांस, व्हेन आई वांटेड टू लर्न वेस्टर्न डांस, माय ग्रैंडफादर सपोर्टेड मी, ग्रैंडमदर सपोर्टेड मी इंस्टेड ऑफ लर्निंग द क्लासिकल डांस, ठीक है, व्हाट माय मदर वाज सेइंग। एक छोटा सा एग्जांपल एक लाइन का बन गया। दिखाना चाहते हैं बच्चा उसको ना सीख के ऑपोजिट कर रहा है, ये वाला पॉइंट अभी हम करेंगे डिस्कस, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो कैसे फिर इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस नहीं और ऑपोजिट नहीं कर सकते। अभी हमारा पॉइंट ये है कि ये रोल मॉडल की तरह देख रहा है इसलिए वैल्यूज आ रही है। अब इसका अपोजिट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, आई विल ट्राई। इसके नेगेटिव अभी हम डिस्कस करेंगे, आई विल ट्राई, लेकिन ये वाला एस्पेक्ट अभी है कि रोल मॉडल्स पेरेंट्स को देख करके बच्चा कैसे वैल्यू लेता है, और यही मैक्सिमम जनरल सेंस है। वो 5 में से 2 केस होंगे तो 4 केस 3 केस ऐसे भी हैं जो यही है कि पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, मम्मी की तरह देखी, ये है, ये एक एज तक है। तो कोलबर्ग्स के वो मॉरल डेवलपमेंट के वैल्यूज के पॉइंट्स हैं, वो मॉरल डेवलपमेंट के पॉइंट है एक्चुअली, तो वैल्यू में डायरेक्टली नहीं आएंगे, मॉरल वैल्यूज में जरूर आ सकते हैं, लेकिन ये चीज तो सीधे सीधे है, ये होता है डन। और कुछ पॉजिटिव चीजें दादा दी की 2-3 पॉइंट समझ में आए, ये अंडरस्टैंडिंग बातचीत करके ही आएगी। ये चीजें कुछ ऐसी नहीं है जो मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब आपको पता है, बस हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन कभी बने तो घबराओ नहीं और लिख सको कुछ। वो दादा दादी के पर्सपेक्टिव से, अभी हम बच्चे की वैल्यू कैसे आई उसकी बात कर रहे हैं। आप इसमें ये लिख सकते हो कि इमोशनल वाला जो एंगल है ना, कि बच्चा इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाएगा कि आने वाले समय में आगे जाकर के भी जब वो भी बड़ा हो जाएगा तो उसको भी जरूरत पड़ेगी। वो समझता है कि लाइफ की स्टेजेस क्या है, वो इमोशनल कनेक्ट अंडर दूसरे के शूज में रहकर के इसको महसूस करना कि हाँ भाई आपको पेन हो रहा है, आपको घुटनों में दर्द है, आपके सर में दर्द है, चलो मैं दबा देता हूँ। अब वो जो दबाने जाएगा तो वो क्या ही दबाएगा इतने इतने हाथों से, लेकिन उसकी एफर्ट्स पूरे हैं और एफर्ट्स के नंबर होने चाहिए, है ना, क्लियर। अब ऐसे एक बच्चा है उसके सामने मोबाइल रख दिया, वो पानी पी रहा था, छोटा सा बच्चा 3 साल का, मैं पानी पी रहा हूँ, दादी से बात कर रहा है, दादी से बोला दादी पानी पियोगे, लो मोबाइल तो बंद हो गया, एक हफ्ते बाद ठीक हो गया है, लेकिन उस बच्चे के इंटेंशन दादी को पानी देने के थे, वो मोबाइल पे ऐसे धीरे धीरे पानी डाल दिया, आप भी पी लो। है तो बहुत छोटा सा एग्जांपल, एंड व्हाट आई कैन से इज कि मेरे सिस्टर के बच्चे ने ये रियलिटी में किया है, तो मैं इसमें इसलिए इस एग्जांपल को दे पा रहा हूं, एंड दैट वाज वेरी इनोसेंट। उसको डांट भी नहीं पड़ी, उसको ऐसा लगा कि मुझे डांट पड़ेगी, मोबाइल शायद मैंने खराब कर दिया, कुछ गड़बड़ हुआ, दादी एकदम चलते बंद हो गई, तो उसको डांट नहीं पड़ी और उसको समझाया कि ऐसा नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पानी से खराब हो जाती है, लेकिन उसकी इंटेंशन बहुत प्योर थी कि दादी को पानी पिलाना, तो धीरे धीरे पानी डाल दिया मोबाइल। हाँ मतलब मैं पानी पी रही हूँ, दादी को भी प्यास लग रही होगी, दादी पानी पियोगे, ये लो। इससे वो प्यार निकला, वो जो फीलिंग थी बच्चे की दादी के लिए वो निकली कि वो अपनी दादी को भी वो प्यार करती है, तो वो पानी पिलाना चाहती थी। लेकिन ऐसे तो मुहावरा भी होता है ना, पानी पिलाना, नहीं वो वाला मुहावरा नहीं है यहाँ पर। ये बच्चा वो मोबाइल उसको इतना मतलब इतना रियल था उसके लिए, दादी से सामने ही है कि वजह से नेचुरली दादी लो आप करके पी लो, और वो उसने जो है मोबाइल खराब कर दिया। एनीवेज वीडियो कॉल मोबाइल पर ना, ये चीज नहीं बताई थी क्या मैंने, बता तो दी, अच्छा दादी वीडियो कॉल मैंने बोला फोन पे बात कर रहे हैं, नहीं बोला मैं दादी वीडियो कॉल पे थी, मोबाइल फोन पे पानी कर दिया, अरे शैतानो डू नॉट डू दिस एट होम। तो समझ में आया, तो साबुन स्लो है क्या। नेक्स्ट, फैमिली बच्चों को स्टोरी सुनाती है, बेड टाइम स्टोरीज, और बेड टाइम स्टोरीज से उनके अंदर वो फीलिंग आती है, वो वैल्यूज आती हैं, और जनरली जो स्टोरीज होती हैं उसमें जो वैल्यूज दी जाती हैं उसमें वो ब्रेवरी की होती है वैल्यूज, करेज की होती है, कहानियां राजा रानी गुंडा आ गया, रानी गुंडा के ले गया, फिर वो लड़ाई करके लेकर आया, ये ऐसी कहानियां होती है। पंचतंत्र की कहानियां वेयर इंटेलिजेंस इज बीइंग शोन, है ना, एक इंटेलिजेंस शो करने वाली कहानियां, करेज शो करने वाली कहानियां, इमोशंस या लव शो करने वाली कहानियां, ऐसी कहानियां बच्चों को सुनाई जाती है, जिसकी वजह से उनके अंदर वो फीलिंग आती है कि भाई मेरे सिबलिंग से मुझे प्यार होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी है, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। ये सब चीजें उनको बेड स्टोरी से आती है। मुझे लगता है पेरेंट ऐसा होगा कि रात को बच्चों को सुलाते हुए वो भूत की कहानी सुनाए, कर सकता है वंस इन अ व्हाइल डराने के लिए, लेकिन लास्ट में वो कहानी का एंड इसी तरीके का होगा कि बच्चा ये रियलाइज कर जाएगा कि भूत को मारा फिर, और फिर करेज, है ना। तो वो बच्चे की डिमांड पर कभी हो सकता है ये टेलीकास्ट हो जाए उसके लिए किसी एक नाइट में, लेकिन ज्यादा कहानियां जब बहुत छोटी एज में होते हैं तो वो फैमिली की कहानियां होती हैं, राजा रानी और वो सब। एनीवेज बाकी रियल टाइम स्टोरीज विद मॉरल्स, तो इसमें जो है शॉर्ट रियल लाइफ स्टोरीज क्या होती है जो आपने भी सुनी अपने माँ बाप से, अपने अंकल आंटी से। हम जब अपने घर से निकले 5 रुपए जेब में लेके, फिर हमने जीवन में स्ट्रगल किया, घर बनाया, नौकरी करी, तिनका तिनका जोड़ा, फिर तुम्हें आज देखो 4 चीजें मिली हैं और तुम्हें वैल्यू नहीं है उसकी। कम ऑन डैड, ऑडी की चाबी दो, घूमने आना है ना। आपने सुनी होनी सुनी हो पता नहीं, लेकिन देन तुम्हारी भी स्टोरी होंगी। देखो बहुत से लोग हैं बच्चे भूखे जिनको खाने को नहीं मिलता, तुम्हें मिल रहा है तो तुम्हें कदर नहीं है उसकी, खाना छोड़ देगी, तो सुनाई होगा।
गारंटीड, ठीक है। अब तुम भी सुनाओगे, ये तो तुम्हारी रियल लाइफ स्टोरी घर वालों की होगी, सुन के तुम थक गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे दिमाग में से निकल गई, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी उस सिचुएशन में होगे। बस फर्स्ट सिर्फ इतना है कि तुम किसी विलेज से अर्बन एरिया में नहीं आए, तुम इस कंट्री को छोड़कर यूरोप गए हो, और तुमने अब वहां पे जाकर स्विट्जरलैंड में काम करना शुरू किया, और वहां पे तुम्हें रियलाइज हुआ यार या तो पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है, और कमा लिया तो वैसे ही उड़ जाते हैं, और फिर मैं मेरी जॉब भी कोई इतनी बड़ी भी नहीं है कि मैं बहुत लेविश जिंदगी जी सकूं, प्लस मैं यहाँ का सिटीजन भी नहीं हूं, तो हमेशा डर के रहना पड़ता है कभी कुछ हो जाए। दो इट्स अ पीसफुल कंट्री बट स्टिल आई फील समवेयर दैट आई डू नॉट बिलोंग हियर। होता हो सकता है ना। एंड देन यू आर स्ट्रगलिंग इमोशनली, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, एंड देन व्हाट यू से, अरे पापा ने कर लिया, वो भी तो निकले थे गांव से, तो हम निकले थे छोड़ के, कोई बात नहीं, हम यूके में कर रहे हैं, हम यूएस में कर रहे हैं, अरे बड़े आदमी बनेंगे, है ना, घर बनाएंगे यहाँ पर अपना। अरे तुम्हें ऑफिसर बनना है, तुम ध्यान रखना, सपनों की दुनिया से बाहर हो, यू वांट टू बी ऑफिसर, तुम एक फॉरेन डेलीगेट बन जाओ, पूरी दुनिया घूम लेना, ठीक है, तो ये करोगे कोई बात नहीं जब बन जाओगे तो। लेकिन ये एक चीज है, एक एग्जांपल है जो रियल लाइफ स्टोरी से आपके अंदर आती है, और जो आपने कुछ सुना है ना इतने टाइम से, तब आपको रियलाइज होता है कि जब आप सिचुएशन में आते हो तो आप भी कर लेते हो, क्योंकि आपको बचपन से वो चीजें बताई गई हैं। क्योंकि जब आपके पास भी लिमिटेड रिसोर्स हो, वहां पे जब आप मेडिटेरियन हो, और ये एक एग्जांपल है, कोई अगर गया हो या किसी ने देखा हो किसी को जाते हुए, अपने किसी रियल ब्रदर या किसी को, और वो बाहर जाते हैं और मान लीजिए वो वेजिटेरियन जैन परिवार से जी, खा नहीं सकते कुछ भी, और बाहर मीट बहुत मिलता है, लेट अस सपोज, और खाने को चीजें है ही नहीं, लिमिटेड ऑप्शंस आर देयर, और जो मिल रहा है वो फिर क्या ही खाएं, मतलब कितने फल खा लोगे, कितना जूस पी लोगे, एंड देन यू रियलाइज कि खाने की क्या इंपॉर्टेंस है। तो जब आप वापस आओगे तो क्या होगा, इंडिया में वापस आओगे 6 महीने बाद तो क्या होगा, खाना नहीं छोड़ना भाई, मुझे पता है खाने की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये वो एग्जांपल्स है, छोटी स्टोरीज हैं जिससे आप आंसर को शुरू कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन में टॉपिक को देखकर। पीजी में रहने का रियलाइज होता है देश छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, दे मे बी अदर रीजंस आल्सो देश छोड़ के जाने के, है ना। पार्डन पार्डन अगेन, तेज बोलते समझ में नहीं आया। पानी की कीमत राजस्थानी लोगों से पूछो जिन्हें पानी जो है नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पानी की कीमत शिमला में रहने वाले लोगों से भी पूछो। जब टूरिस्ट का सीजन हुआ तो शिमला में भी पानी खत्म हो गया, लिटरली सरकार को बोलना पड़ा शिमला मत आओ, पानी नहीं है यहाँ। पानी की कीमत आप उनसे भी पूछो जो पानी में ही रहते हैं। बाढ़ में बाढ़ आ गई है, पानी में पीने वाले, लेकिन पानी सब तरफ है। समुद्र के बीच में हो सकता है कोई नेवी का ऑफिसर हो और ही सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक, वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक, तो समुद्र के बीच में खड़े हो, है ना, तो डेफिनेटली ही इज राइट, कहीं से भी आप उसकी इंपॉर्टेंस को सीख सकते हैं। अब इससे मुझे एग्जांपल याद आया एकदम रियल लाइफ का। बहुत से घरों में टैप होते हैं जो पूरा बंद नहीं हो पाते, टप टप टप, पहले धीरे होता है फिर तेज हो जाता है, फिर वो इतना हो जाता है पंखे जब बंद हो जाते हैं सर्दियों में, सुनाई नहीं लगता, रात को सोते हुए टप 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 कहीं चल रहा है कुछ, 2-3 महीने निकल जाते हैं, ठीक कोई नहीं कर पाता। ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को एक रियल लाइफ एग्जांपल बना करके कहीं भी यूज कर सकते हो कि देन यू टुक द इनिशिएटिव, यू विजिटेड इन योर स्कूल एज अ एल्यूमिनाई, ठीक है, आप एज अ एल्यूमिनाई अपने स्कूल में गए और आपने वहां पर देखा कि आपके स्कूल्स में कुछ टैप्स थे टॉयलेट्स में या फिर वाटर कूलर्स के जो फंक्शनल प्रॉपर नहीं थे, देयर वाज अ वेस्टेज ऑफ वाटर। So definitely you can give this example and you just met with your principal and you requested her that since you are earning good today, you have a job, you would like to contribute to the school, and the first and foremost thing is that these taps need to be repaired because many a times students will not be getting water and the water is also getting wasted. Both the aspects are there. So ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, इसी कहानी को आपने मैग्नीट्यूड बढ़ा करके उसका इंपैक्ट बढ़ा कर दिया, और इसी चीज को आप एज सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी कर सकते हैं। मतलब जहां जहां पर्सनलाइज बोरिंग हो रखी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं है, और जिन पर रिसोर्सेज है उन्होंने पर्सनलाइज घर में बोरिंग करा रखी है 3-3 जगह अंडरग्राउंड वाटर के लिए, जहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस है कि आपको पॉलिसी ऐसी बनानी है कि वाटर टेबल जो नीचे जा रही है उसको ऊपर करना है, एंड वहीं कोई XYZ पर्सन जो भी नाम आप रखना चाहें बहादुर रख लो, वो पानी लेकर कैसे गाड़ी पर आराम से दोहरे में लगा हुआ है गाना गाते हुए, बस वॉशिंग द कार्स, क्योंकि बड़े साहब हैं उनकी गाड़ी धुल रही है, डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं है। तो ये कुछ छोटे छोटे केस स्टडीज हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप एग्जाम में लिख सकते हो वैल्यूज के रिस्पेक्ट में। मैं फिलहाल बच्चों की वैल्यूज की बात कर रहा हूं कि कैसे उन्हें फैमिली से मिलती है, दिस इज एग्जांपल। देखो इसके एग्जांपल आया मुझे, एक्चुअली इससे भी बेटर एग्जांपल, कुछ ऐसे वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं जिसमें पानी फिल्टर होने के नाम पर बेहतर रहता है। देखें इस पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, इस पर एक डिस्कशन भी हुआ था कि ऐसे होने चाहिए, हमारी कंट्री में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो जितनी बार वाटर प्यूरिफाई करते हैं उतना ही वो पानी वेस्ट भी कर देते हैं, और वो पानी पीने लायक तो नहीं है क्योंकि उसमें आयंस मिनरल्स बहुत ज्यादा है, हो सकता है, और वो उससे आप गार्डनिंग भी नहीं कर सकते, ऐसा भी बोलते हैं, या फिर उस पानी को आप कहां यूज करेंगे, डिस्चार्ज भी कर रहे हैं, फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं मे बी, बट देन वो हमारे पास टेक्नोलॉजी सिस्टम कमर्शियल लेवल पर घर में नहीं है, एंड नोबडी वुड लाइक टू डू दैट कि वो हर 2 घंटे में बाल्टी भर भर के जो है वो यूज करे, ये इतना कोई मैनुअल फिजिकली कोई करेगा नहीं, रियलिस्टिक नहीं है। तो ये एक ऐसा इशू है जिसको आप लिख सकते हैं कि यहाँ पानी की वेस्टेज भी है, और ऐसी कंपनीज पर गवर्नमेंट को भी कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए, और बनी भी है, ऐसा नहीं बनी नहीं, बनी भी है। नेक्स्ट आता है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले दिया था, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली पर। तो जॉइंट फैमिली में क्या चीजें हो सकती हैं और वो न्यूक्लियर फैमिली में क्या हो जाती है, तो जॉइंट फैमिली के पॉजिटिव्स को 4 पॉइंट तो मैं दे रहा हूं कि भाई कॉपरेशन रहेगा, हमें सबको मिलकर ही चलना है, एक ही कमरा उसमें 3 भाई रहेंगे, तो कॉपरेशन है भाई, ठीक है, सामान पड़ा हटाओ यार, झगड़ा झगड़ा भी हो रहा है लेकिन रहेंगे साथ में। अब एक को दिक्कत होगी, एक की हेल्थ खराब होगी तो बाकी दो फिर दवाई लिया बात करके, आंटी की दवाई की तबीयत खराब है, दवाई लिया, कॉपरेशन है। मिस कॉपरेशन हो सकता है, लड़ाई हो गई किसी चीजों पे, लेकिन कॉपरेशन है। सेक्रीफाइस एक ऐसी चीज है जो आप जॉइंट फैमिली में सीख सकते हैं। अगर आप बड़े हैं और घर में कोई ऐसी चीज आती है जो आपके छोटों को पसंद है तो आप बोलेंगे मैंने खा लिया, कोई बात नहीं आप खाओ, हो जाता है ना। कभी आपने महसूस किया इतने से दे और फिर भैया चॉकलेट खाओगे, मम्मी चॉकलेट खाएंगे, आप दिल से पूछ रहे हो, चाहते नहीं हो आप देना, लेकिन क्योंकि अपने ही है तो पूछ लिया एक बार, और उन्होंने नहीं बेटा तुम खाओ, चॉकलेट छोड़ दी, इतने अच्छे चॉकलेट को छोड़ता है, ये केक कोई छोड़ता है, एंड देन यू से कि कितने अच्छे हैं, मतलब आपको चॉकलेट पसंद नहीं है, तो पॉइंट है कि वो सेक्रीफाइस है, वो चाहते हैं कि नहीं आप खाओ, हमने ले लिया कोई दिक्कत नहीं। तो आपके ब्रदर पे हो सकता है 100 रुपए हो और वो उसमें से 50 रुपए आप पे खर्च कर दें और बोले कोई बात नहीं तुम रखो, मेरी जेब में है थोड़ा बहुत, 10 रुपए तुम्हें फीस चाहिए, तुम्हें दोस्तों घूमने जाना है, 100 रुपए जेब में, लेकिन 80 रुपए तुम्हें दे देगी, ठीक है तुम जाओ, कोई बात नहीं, मुझे जो चाहिए था मैं बाद में ले लूंगा, नेक्स्ट मंथ की सैलरी में ले लूंगा, मैंने 100 करे 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर। लेकिन ये चीज है जो आप अपनी फैमिली से सीख सकते हो, जॉइंट फैमिली में। केयर वाला एस्पेक्ट तो कॉमन है, मुझे लगता नहीं इसको समझाने की जरूरत है। टॉलरेंस कैसे सीख सकते हो आप फैमिली से? बहुत सी आदतें होती हैं पसंद नहीं। अब आप पसंद करते हो शांति से बैठ करके आराम से किताब खोल के नॉवल पढ़ना, और आपका भाई गेमिंग कर रहा है 4 जनों के साथ ग्रुप में और हेडफोन लगा करके मार 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 पकड़ पकड़ पकड़, एंड यू आर जस्ट, कभी छोटा भाई अगर हो तो बहनों को पता होगा, आई थिंक वो फील कर पा रहे होंगे इस बात को कि यू जस्ट पहली लाइन पर ही कंसंट्रेशन ब्रेक कर गया और वो चिल्ला रहा है अंदर रूम से, एंड देन यू लाइक यू आर नॉकिंग इट, उसके कानों में हेडफोन है, वो सुनेगा तुम्हारी, यू आर नॉकिंग इट,
तुम्हें दरवाजे को बैंग करना पड़ा लिटरली। क्या हुआ है? चिल्ला क्यों रहा है? मुझ पर चिल्ला रहा है, क्या हुआ है? कंट्रोल योरसेल्फ, यू आर लर्निंग बीइंग टॉलरेंट। कि थोड़ा शोर शराबा भी है तो आप उसे टॉलरेट कर सकते हैं कि आप अब आप बाहर जाएंगे ना घर के बाद तो बोलोगे क्या ये शोर तो कुछ भी नहीं है। तभी मेरे घर आओ, भाई को देख लेना मेरे जब वो गेम खेलता है, पता चल जाए शोर किसे कहते हैं। अभी टॉलरेंस है, टॉलरेंस और भी एस्पेक्ट में हो सकता है। टॉलरेंस और कैसे हो सकता है? यू आर नॉट लाइकिंग इट, मे बी बन गया ना, मशरूम बन गया लेट सपोज। अब तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हारे ब्रदर को नहीं पसंद है ना, फिर कभी लौकी बन जाती है। लौकी, इस नाम देखो इसका कैसा है, कौन खाता है? मैंने यहाँ पे कोई शब्द यूज किया है, आप एग्जाम में जब लिखेंगे तो आप कोई डिश लिखेंगे ना, डिश व्हिच आई डू नॉट लाइक बट माय फैमिली, माय एल्डर्स लाइक इट, henceforth once in a week I used to eat it just because my other family members were very much in favor of cooking that particular dish। तो आप इसे ऐसे लिखो, तो मैं इसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। चलो, अब लौकी तो किसी ने तो पक्का छोड़ी होगी घर में, और अगर छोड़ी है तो आपको समझ में आ गया कि आपकी मम्मी बोलेंगी पापा को आपके पसंद है, अरे वो भैया का पेट खराब है इसलिए घर में खिचड़ी बनी है। खिचड़ी बनाते रहते तुम लोग, खिचड़ी को खाना होता है। दिस इज टॉलरेंस। टॉलरेंस और एस्पेक्ट में भी है, जैसे कि अब आज तो क्या डिफरेंट है, आपके हाथ में मोबाइल में सबके जो है चैनल्स आ जाते हैं हर तरीके के, लेकिन अगर आप एक समय सोचे कि एक ही टेलीविजन है, दादाजी भी बैठे हैं, अगर आपने बचपन में महसूस किया, दादाजी भी बैठे, पापा भी बैठे, मम्मी बैठी है, न्यूज चलेगी। अब 8 बजे आपका कितना ही फेवरेट सीरियल आ रहा हो, यू कैन नॉट वॉच इट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ठीक है बड़े हैं, आई रिस्पेक्ट देम, लेट देम वॉच इट। मैं कल जाके स्कूल में दोस्त से पूछ लूंगा क्या हुआ था, है ना। लेकिन इतना अच्छा होता नहीं ना, तो बच्चा एक दिन बर्दाश्त करेगा, 2 दिन पापा को तो रोज न्यूज देंगे, रोज न्यूज देखते रहते हो, इतना तो देश में कितना आप देखते हो। एनीवेज, अब आपके पास, आपको पता रिकॉर्ड कर लोगे, नहीं तो आप उसको ऑनलाइन देख लोगे, देयर आर अदर थिंग्स, बट टॉलरेंस है, ठीक है। अब मैं इसी का नेगेटिव एस्पेक्ट चाहता हूं कि जल्दी से सोचो, ये टॉलरेंस, इनटॉलरेंस भी कैसे सीख सकते हो जॉइंट फैमिली से। जॉइंट फैमिली होने की वजह से तो खासतौर पे आप इनटॉलरेंट हो गए। एडजस्टमेंट, थक गए एडजस्टमेंट कर करके, बचपन से 55 के हो गए, अभी भी ना जिए तो कब जिएंगे, हो सकता है। देखो, हो सकता है कि अब मैं रिलीजियस एस्पेक्ट से इसको डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि आपके दादा दादी जॉइंट फैमिली में कंटिन्यूअसली, आपकी पूरी फैमिली ट्रेडिशनली पूरी तरह से फेवर करती है कि आपका पर्टिकुलर रिलीजन बहुत अच्छा है, घर में आए दिन पूजा होती रहती है, घर में आने वाले समय में कोई जागरण होता रहता है ना, पता है ना, ये सब चीजें होती हैं। रिलीजियस फैमिली, रिलीजियस विजिट्स, अगर छुट्टी भी मनाने जाना है तो वो वृंदावन ही जाएंगे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो जाएंगे तो भाई जगन्नाथपुरी जाएंगे घूमने, है ना। हिंदू फैमिली में बता रहा हूँ, बाकी अलग अलग रिलीजन के अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो वो उन्होंने कभी पहाड़ नहीं देखे, कुछ नहीं देखा, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं करे। लेकिन उसको स्कूल में सिखाया गया सेकुलरिज्म, बच्चे को स्कूल में क्या सेकुलरिज्म, और उसने फैमिली से क्या सीख लिया, उसका रिलीजन ही बेस्ट। अब वो क्योंकि उसकी वैल्यूज आ चुकी हैं फैमिली की तरफ से, तो वो इनटॉलरेंट हो जाएगा सोसाइटी में जब उसके रिलीजन पे बात आएगी। तो आने वाले समय में हो सकता है कि अब वो अपने फादर को देखता हो कि उन्होंने किसी ग्रुप को ज्वाइन किया होगा और बहुत ज्यादा वो अपने पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के एकदम रिजिड है, तो वो बच्चा भी अपने घर में हो सकता है अपने रिलीजन को लेकर रिजिड हो जाए। तो स्कूल में या आने वाले समय में उसको सोसाइटी जब बोलती है सेकुलरिज्म, तो वो बर्दाश्त नहीं, वो इंटॉलरेंट है। ये कम्युनिटी है तो ऐसी है, वो कम्युनिटी तो हम अच्छे, ठीक है। इनटॉलरेंस उसको आ सकता है अपनी फादर की तरफ से भी, अपनी फैमिली की तरफ से भी। कैसे आ सकता है? मदर की तरफ से, एल्डर्स की तरफ से। इसमें क्या लिखोगे इंटॉलरेंस? हो सकता है रिजेक्टेड, लेकिन ये दो दोनों के बीच में इंटॉलरेंस कहां है, किस चीज की इंटॉलरेंस है? वो चीज का कंपैरिजन हो सकता है कि बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसको मैं ऐसे कर देता हूं कि मान लो पापा ने हमेशा ही सिखाया तो मैं फर्स्ट ही आने क्लास में, है ना। तो अब एक तो ये होता है कि नहीं आ पाए, चलो कोई बात नहीं, अटेम्प्टेड वेल, तो ये तो कंस्ट्रक्टिव वे हो गया, है ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तुम सेकंड आए, पीट दिया, 98.8% थी तुम्हारी, 99 क्यों नहीं, पिटाई हो गई। अब घर में क्यों पिटाई हो रही है? इस बात पे हो रही है क्योंकि हम जो है फर्स्ट नहीं आ पाए। तो बच्चे के अंदर हो सकता है वो फीलिंग ऑफ विनिंग एवरी टाइम वो इतनी ज्यादा हो गई कि जब वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पहुंचा और वो पहली बार फेल हुआ तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए। एंड देयर आर सम इंस्टेंसेस जहां पर स्टूडेंट्स आईआईटीज में भी सुसाइड करते हैं, एंड दैट इज आल्सो विद रिस्पेक्ट टू द पीयर प्रेशर एंड द वर्कलोड एंड समटाइम्स द रिजेक्शन दे फेस्ड फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ। एक आदमी जो हमेशा रिजेक्ट रहा, उसको आगे जाके भी लाइफ में रिजेक्शन मिलेगा, बोले कोई बात नहीं, नई बात थोड़ा है, जी लेंगे। और कोई एक बच्चा, एक लड़का, एक लड़की या एक समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति, उसको जिंदगी भर विनिंग रही, स्कूल में टॉपर, कॉलेज में टॉपर, ऑफिस में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, और एक दिन वो फेल कर जाता है किसी प्रोजेक्ट में, एक दिन उसको टीम वहां मैनेजर से झगड़ा हो जाता है, या उसको डांट दिया जाता है, या उसको एम्बैरेस कर दिया जाता है किसी कम्युनिटी में, किसी ग्रुपिंग में, एंड देन इट इज इनटॉलरेबल फॉर मी कि मैं उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी हैबिट किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी एक्टिविटी में हमेशा फर्स्ट आने की थी। जनरली दोज हु कमिट सच एक्ट वो वही होते हैं जो हमेशा जीतते हुए रहते हैं, क्योंकि जो हमेशा कभी कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, उन्हें पता होता है हार जीत ठीक है ना, क्या हार गया, कोई बात नहीं, कल देखेंगे। सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, कोशिश करी थी, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में एक बार फेल हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगा। 6 बार का समय देती है ना सरकार भी, कहती है 6 तो है तुम्हारे पास, कर लो अटेम्प्ट, है ना, तो अगले साल देखेंगे, कोई बात नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं इंटॉलरेंस एग्जांपल जो मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट दिया। बाकी एक चीज मैं भी यहाँ पर आपको बता ही रहा था, पार्टी को वोट देने के लिए पॉलिटिकल एंगल कहां से आया, मैं तो भी फैमिली की बात कर रहा हूं ना। आप अभी फैमिली को पॉलिटिक्स से लिंक कर रहे हैं, तो आप उसमें हो सकता है कि वो इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स से इसलिए है उस पार्टी से क्योंकि उनका कोई बेनिफिट होगा या उनकी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग होगी, वो बच्चे पे आ रही होगी, ये हो सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही रेयर केस है, हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज पॉसिबल। तो क्या पेरेंट्स, ये ग्रैंड पेरेंट्स जो बच्चे को लेकर जा रहे हैं मंदिर, मस्ती खुशी खुशी जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे को, ये तो भी खुश है, मंडे ट्यूसडे लेके कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार फ्राइडे को मत लेके जाओ ना, फ्राइडे को मेरा मैच है शाम को 6 बजे, आपको 6 बजे टेंपल जाना है, 7 बजे चलने नहीं, 6 बजा रहे। तो यहाँ पर ये बच्चा इसी चीज को जब पॉजिटिव लिखना है तो ऐसे लिख देना, टेंपल जाएगा ट्रेडिशन सीखेगा, चर्च जाएगा ट्रेडिशन सीखेगा। लेकिन वही इसको नेगेटिव जब बताना होगा तो आप ऐसे एग्जांपल दे देना कि बच्चे की मर्जी नहीं दी है, उसको चॉइस मिली, उसको चॉइस ही नहीं मिल रही, ठीक है। नेगेटिव्स मैंने भी बताया, लेस फ्रीडम ऑफ चॉइस। अच्छा, लेस फ्रीडम ऑफ चॉइस का एक एग्जांपल तो ये हो गया। लेस फ्रीडम ऑफ चॉइस, एक जॉइंट फैमिली में अगर एक मदर है और वो अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहती है,
मदर अपने बच्चे को सिखाना चाहती है कि वैल्यू ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम स्कूल सुबह जाने के लिए जब लेट होते हो तो मेरे पे स्ट्रेस आता है और तुम उठते नहीं हो टाइम पे, और तुम स्कूल लेट पहुंचते हो, फिर वहां से मुझे फोन आता है कि आपका बच्चा आज भी लेट आया है। तुम्हारी वजह से हमें डांट पड़ती है। कितनों ने सुना है? तुम्हारी वजह से हमें डांट सुननी पड़ती है। पक्का सुनाओगे? बताएगा थोड़ा भाई। करो तुम, भुगते हम। ठीक है, पर्सनल जो भी एग्जांपल्स हैं एग्जाम पे लिखना पेपर पे, घर वालों के सामने मत डिस्कस करना, फिर पिट जाओगे। अब मदर ने पूरी कोशिश करी बच्चे को एकदम टाइम पर सुबह 7 o'clock उठे कि वो स्कूल जा सके, और एक दिन आ जाते हैं चाचा, और चाचा कहते हैं अरे पार्टी में ही तो जाना है, अभी 9 बजे तो खाना भी नहीं खुला हुआ, 10 बजे चलेंगे। बच्चा कहता है नहीं, मम्मी ने सिखाया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पे जाना है, 9 o'clock को पार्टी शुरू हो जाएगी। चलना पिक्चर लगा बढ़िया सी, आधे घंटे तो पहले पिक्चर देखेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे यहाँ पे मस्ती से हम दोनों ये ब्रदर्स, और उसके बाद जो है लेट जाएंगे फंक्शन में, बहुत लेट पहुंचेंगे, लास्ट में एकदम मेगा एंट्री करेंगे, सवा में देखेंगे। उन्होंने कुछ और सिखा दिया, और बच्चा जो है यहाँ पर क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पर एक तो मदर को चॉइस नहीं है जॉइंट फैमिली में कि वो अपने बच्चे को सिखाना चाह रही है वो सिखा नहीं पा रही, और इस वाले एग्जांपल में बच्चे को चॉइस नहीं है कि जो वो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा। चॉइस का एग्जांपल मैंने क्लासिकल डांस, वेस्टर्न डांस वाला भी दे दिया, वो भी एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, पेट्रियार्कल माइंडसेट मैंने समझा दिया आपको कैसे बच्चे के अंदर वो जेंडर बायसिंग आ सकती है, या फिर बिहेवियर रिस्पेक्ट में भी वो बायसिंग आ सकती है, और रिलीजियस बायसनेस भी हो सकती है। ये भी हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिया। तो ये चारों एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये पॉइंट्स हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव के हैं, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई बात जो आपको लगता है इसके अलावा आ सकती है, जस्ट थिंक ऑन इट, घर पर जाकर सोचिए। अच्छा, एथिक्स की क्लास के बाद ना 10 मिनट तो ये स्लाइड्स आप जब आगे बढ़ाते हैं तो एक तो मेरी कहानी जो मैं सुना रहा हूँ याद आएंगी, दूसरा अपने भी एग्जांपल्स आप निकाल पाओगे, और इसके साथ अगर 15 मिनट आधे घंटे नहीं बैठे ना एक थॉट प्रोसेस में, और क्या हो सकता है, तो मतलब सीखने का फायदा नहीं है। सीखने का फायदा एक तो एग्जाम में लिख सको, सबसे पहली बात तो पर्पस यही हमारा यहाँ पर। दूसरा पर्पस यहाँ पर यह भी है कि आप अच्छे इंसान भी बनो। एक ही सब्जेक्ट है जो हर दिन ड्यूटी करते हुए काम आएगा, हर दिन, वो एथिक्स है, इसलिए इसको 250 नंबर दिए गए हैं। जीएस एक बार वो काम नहीं है, हिस्ट्री में क्या हुआ है, पॉलिटिक्स में क्या हुआ है, तो वो भी काम आएगा, ऐसा तो नहीं है एनवायरमेंट काम नहीं आएगा, साइंस एंड टेक काम नहीं आएगा, लेकिन ये क्या सब्जेक्ट है जो आपको ड्यूटी करते हुए भी हर मोमेंट पर बताएगा सही क्या है गलत क्या है। तो इसलिए सिलेक्शन उसी का होगा जो बेटर पर्सन है, लेकिन ऐसा नहीं भी होता। तो एग्जाम निकालना और उसको फॉलो करना दोनों में डिफरेंस है, बट चांसेस बहुत हाई है अगर आप इसको खुद अपने अंदर इंकलकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट जैसे ये है कि एक अगर ब्यूरोक्रेट है और हाईली एजुकेटेड है, एजुकेशन वाले में पढ़ाऊंगा वैसे मैं, लेकिन अभी बताया था बात उठी है, तो हाईली एजुकेटेड है ना, ब्यूरोक्रेट भी है, सेलेक्ट भी हो गया, हाईली एजुकेटेड भी है, लेकिन ऐसे लोग को ही देखा जाता है कभी कभी कि वो डाउरी मांग रहे हैं, और बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, और वो इस नाम पे ही मांग रहे हैं क्योंकि वो एक ऑफिसर बन गए, और उनकी फैमिली इसीलिए खुश है कि डाउरी और भी ज्यादा आएगी। पहले एक्स अमाउंट आती थी, अब एक्स स्क्वायर आएगी, सीधे क्यूब भी आ सकती है, एक्स क्यूब। व्हाट्स दैट अमाउंट इज एक्स बिकॉज़ यू आर ऑफिसर, इट इज एक्स क्यूब द डाउरी अमाउंट। यस, आप इसको जनरलाइज मत करिए किसी रिलीजन या किसी स्टेट से, है ना, ये जनरल ट्रेंड है, और जनरली लिखना आप स्टेट स्पेसिफिक, जब तक आपके पास कोई डाटा ना हो आप मत लिखिए। जो आप बोलने जा रहे हैं मैंने बता दिया ऑलरेडी, अब बोलो, बोल पाओगे? अभी भी बोल सकते, बोलो। ठीक है, बोलो। मैंने नहीं बताई भाई कुछ भी, डू नॉट वॉच एनीथिंग, फोकस ऑन योर, मैंने नहीं बताया भाई, किसने बताई? अरे बदनाम कर रहा है यार, चलो कोई बात नहीं। अरे भाई एग्जाम में तैयारी करो, सीरीज मत देखो, जिंदगी आती रहेगी, लोग अपना कमा रहे खा रहे हैं, उनका वो काम है, वो जॉब है उनका। कुछ सीख सको तो अच्छी बात है, शॉर्ट में एक जिस्ट पढ़ लो, पूरी बुक पढ़ने के बाद पीछे कवर पे देख लो उसमें जिस्ट क्या है, वो अलग बात है। दोस्त से सुन लिया, चाय पे चर्चा पे, ठीक है, पर प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, योर टाइम इज वेरी प्रीशियस। अब बोलो। खाकी ने तो बोला ऑफिसर वो जस्ट ट्रोलिंग दैट गर्ल हु वाज इन्फैक्चुएटेड टुवर्ड्स हिम, सो पब्लिकली उसे नॉवल में नॉवलाइज करना एक वेरी बैड डीड की, अगर वो इन्फैक्चुएटेड है तो लाइक मैंने सीरीज नहीं देखी है, मैं इस एग्जांपल को आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्लास खत्म होने के बाद हम करते हैं, ताकि आप मुझे अच्छे से समझा पाओ कि एक्जैक्टली उसमें हुआ क्या। ओके, सिंस आई एम नॉट अवेयर ऑफ, मैं इतनी जल्दी इसको समझ के एग्जाम में नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस में क्या है? पड़ोसियों का इन्फ्लुएंस, दोस्तों का इन्फ्लुएंस। दोस्तों का इन्फ्लुएंस कैसे हो जाता है बच्चे पे? इसमें आएगा, चल तो रहा है आपका टॉपिक, है ना। फैमिली में तो आपके मदर पेरेंट्स सब आ गए, लेकिन उसके बाद 6 पॉइंट सोशल, सोसाइटी की भी तो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, आपके रिलेटिव नहीं है, अंकल आंटी, है ना, सिबलिंग्स, ब्रदर्स, है ना, कजन्स, ये आपके दोस्त हैं। अब आप क्या क्या इन्फ्लुएंस हो जाते हो इनसे, कैसे इन्फ्लुएंस है ये दोस्तों से इन्फ्लुएंस? देखो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। स्कूल में एक बच्चा जिसका बर्थडे होता है, आज मेरा बर्थडे है, मैं स्कूल में जाऊंगा, मुझे टॉफीज बांटनी है, पेरेंट्स जो है उसको बोलते हैं कि हर बच्चे को 2-2 टॉफी दे देना और बढ़िया से बर्थडे बन जाएगा। कभी आपने किया हो तो पता नहीं, उसमें कलर ड्रेस पहन के जाता है बच्चा उस दिन, है ना। लेकिन दूसरे दिन दूसरे बच्चे का बर्थडे होता है, उसका बर्थडे, उसको लगता है उसने बेस्ट टॉफी दी है, जो बेस्ट पॉसिबल टॉफी एक्लेयर हो सकती थी, मेलोडी। इससे अच्छी तो और क्या है, छोटी वाली ऑरेंज बांटी थी मेरे को, दूसरे वाले ने, मैंने तो मेलोडी बांटी है। लेकिन नहीं रियलाइजेस कि नेक्स्ट डे जो बर्थडे है जिस बच्चे का, उसने पूरा पेंसिल सेट, पूरा एक पेंसिल बॉक्स, उसमें चॉकलेट्स, और वो भर भर के उसने पैकेज बना के उसने जो है हर किसी को दिए, और उससे अब वो तो बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको क्या लग रहा है, मैं तो कल एक टॉफी दी, ये तो पूरा पूरा पेंसिल बॉक्स दे रहा है। घर जाके बोलता है पापा आपने मेरा बर्थडे विश करा दिया, एक टॉफी दिलवा दी, नेक्स्ट टाइम आई वांट टेडी बियर्स टू बी गिवन इन द क्लास टू ईच एंड एवरीवन। हो सकता है ना, होता नहीं होता। दिवाली पे क्रैकर्स जलाने जा रहे हैं, बच्चा कह रहा है कि हाँ ये फुलझड़ी क्या होती है, स्काई शॉट देख रहे हो पापा, एक निकला 10 मिनट तक कौन निकले, यही चाहिए अगली बार, ये है ना। आप अपनी फैमिली को बता भी रहे हो और अपने दोस्तों से सीख भी रहे हो। चलो दूसरी बात, एब्यूसिव लैंग्वेज, ये एग्जांपल्स हैं। बाद में स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में तो इनफैक्ट जो भी स्कूल्स हैं उसमें मना कर दिया गया कि बर्थडे सेलिब्रेशन इस तरह की नहीं होगी, एंड देयर इज ओनली जो भी इसमें क्राइटेरिया भी सेट कर दिया गया बहुत से स्कूल्स ने, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों में आपस में कंपटीशन हो जाता है और वो सही नहीं है सोसाइटी में, तो वो बच्चों को बस रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 2 टॉपिक, कोई भी 2 टॉपिक देने दोगे, लेकिन और किसी भी चीज को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वन थिंग मैं एग्जांपल और दे रहा था, दूसरा एग्जांपल क्या था, एब्यूसिव लैंग्वेज। अब बच्चों से आपने क्या सीखा, अपने दोस्तों में क्या सीख लिया, मे बी, है ना, इन्फ्लुएंस हो गए। अब वो मेरा दोस्त है, वो स्टेटमेंट ही अबे से शुरू कर, अबे हर चीज में अबे अबे। अब वो सीखिए, घर आके दादा के साथ बैठा था, दादाजी के साथ अबे, बढ़िया। तो अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे इसको, इसी एग्जांपल को, यूजिंग फाउल लैंग्वेज, एब्यूसिव लैंग्वेज, लर्निंग इट फ्रॉम द पीयर्स, एंड देन ये सोशल इन्फ्लुएंस है ना, इट इज कॉमन, इट इज जनरल। अब आपने इसी चीज का एग्जांपल बना के एग्जाम में कोट कर दिया, ठीक है।
लिकर का अरे इतना सा बच्चे देख रहे हो, इसकी शक्ल देख रहे हो बच्चे की, उसे पिज्जा मिल जाए बस, उसकी जिंदगी वही है। लिकर कहाँ, अभी नहीं, वी आर वेरी वेरी बहुत अगली स्टेज पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये बात सच है कि जब वो टीनेज में जाता है और वो अपने सोशल पीयर प्रेशर में कुछ अब्यूज करना, सब्सटेंस अब्यूज करना शुरू कर दे, दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल्स, ही इज एब्सोल्युटली राइट, बट देन एंश्योर दिस कि आप किड्स लिख रहे हो या आप फिर ग्रोन अप की बात कर रहे हो। हमारा जो टॉपिक है वो इस तरीके, हमारे टॉपिक में कोई बाइफिकेशन नहीं है कि वो किस लेवल पे लिखना, आपको बस लिखना वैल्यूज कैसे इनकलकेट करते हैं, वो किसी भी स्टेज पर हो सकती हैं, ही इज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन हम इस बात को मानते हैं जो वैल्यूज अगली स्टेज में इनकलकेट होती हैं उनका मैग्नीट्यूड, उनका जो हायरार्की में जो काउंट है, नंबर है, स्टेज है, वो ज्यादा होता है कंपैरेटिवली। ठीक, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की एक थ्योरी है, इसे हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, सुन लो, ये एज अ फिलोसॉफिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एंगल आप अपने एथिक्स एग्जाम में कैसे ला सकते हो। ऑपरेंट कंडीशनिंग एक एग्जांपल है जिसमें कंडीशनिंग करी जा सकती है। कंडीशनिंग का मतलब है कि आपको, आपसे वो चीज कराई जा सकती है जो शायद आप नहीं करते। जैसे कि एक चूहे का एग्जांपल लिया गया यहाँ पर कि चूहे को अगर हमने कमरे में बंद कर दिया, एक्सपेरिमेंट भी है और एनिमल बिहेवियर में इसको पढ़ा जाता है लिटरली। तो चूहे को अगर हमने कमरे में बंद कर दिया, केज में बंद कर दिया और उसको एक लिवर दिया यहाँ पर, तो देखा कि जब वो लिवर को खींचेगा तो उसको क्या मिलेगा, फ्रूट्स मिलेंगे, जो भी नट्स मिलेंगे, खाने की चीज मिलेगी, तो एक रिवॉर्ड है। लेकिन जब वो लिवर को नहीं खींचता है तो बेल बजेगी और डर जाएगा। इसका मतलब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर कंडीशनिंग कर रहे हो कि उसे लीवर खींचना है तो रिवॉर्ड है, नहीं करता है तो एक तरीके का पनिशमेंट है। अब बच्चे से स्कूल में क्या होता है या पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल तो चलो एजुकेशन में आ जाएगा, मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ। वो वाला एग्जांपल मिला 50 तक, मैं बोर्ड में नंबर लाऊंगा तो मेरे पापा मुझे बाइक दिलाएंगे, तो छोटे वाला कह रहा है पढ़ ले, बाइक चाहिए मुझे, वो 7th में है अभी, वो 8th में है, उसे बाइक चाहिए, क्यों, क्योंकि बड़े वाला बोर्ड में नंबर लाएगा तो बाइक मिलेगी। ये सही कह रहे हैं, हो सकता है कि छोटे वाले को चीजें मिलती हो, लेकिन पेरेंट्स ने सिखाया है ना, तो वो गाना भी ना, रिश्वत देना तो पापा ने सिखाया है ना, मार्क्स लाओगे तो बड़ी वरना छड़ी, वो गाना भी है। तो उसमें क्या होता है कि आपको ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो आंसर करेगा क्लास में उसको एक स्टार देगी टीचर, और तो स्टार लेकर के आप घर जाओगे। ये भी होता है बच्चों में, बच्चे स्टार देगा, मम्मी देखो स्टार, आज में 3 स्टार मिले, वो सुबह धुल जाएंगे साबुन से, लेकिन वो उसी में खुश है। तो बच्चे को एनकरेज करने का तरीका गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, जैसे मोटिवेट। लेकिन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आपको इंश्योर करता है कि आप मोटिवेटेड रहे, नहीं तो देन देयर इज नो सेंस ना, बट देयर हैज टू बी सम लिमिट एंड बाउंड्री, उसमें प्रोस एंड कॉन्स है। एनीवेज, रिवॉर्ड पनिशमेंट को ऑपरेशनल कंडीशनिंग से नाम से आप एग्जाम में कोट कर सकते हो। ठीक है, अथॉरिटी, ये फैमिली ही होती है जिसको अथॉरिटी आती है बच्चे के ऊपर। एग्जांपल, अब घर में बच्चा पीट दिया, रो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको स्कूल में टीचर ने पीट दिया होता, फिर देखते मम्मी को, मेरा बच्चा पीट दिया, टीचर को निकलवा के छोड़ेंगे। पड़ोसी कह रहा है बच्चे को मार के, मेरा बच्चा मारे, कितना ही मारे, तुम्हें क्या मतलब, घर में रहो अपने। अथॉरिटी जो है बच्चे के ऊपर, पेरेंट्स की, फैमिली की है। ग्रैंडफादर ने कह दिया तो ग्रैंडफादर कह सकते हैं, है ना, लेकिन पड़ोसी कह के दिखाए तो प्रॉब्लम है। तो अथॉरिटी किसकी होती है, ये चीज कहां से आती है, फैमिली से आती है, और इसी की वजह से वैल्यूज क्रिएट होती है, क्योंकि अथॉरिटी है। अथॉरिटी में ये भी हो सकता है कि पापा ने जो कह दिया वो हो गया, बस फाइनल, अब तुम्हारे को चॉइस ही नहीं है। तो ये हमने जॉइंट फैमिली का पॉजिटिव नेगेटिव में देख लिया। नेक्स्ट, ट्रेडिशन कस्टम, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स से कैसे ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स बच्चा सीख सकता है। ये आपका फैमिली का एक वैल्यू देने का तरीका है। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, चलो ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। ये पापा है ना, ये हाँ, और ये बच्चे हैं जो इनका नाम है, दिस इज व्हाट वी विल डू, और तुम भी यही करोगे बस, इफ बट कुछ नहीं। ठीक है, यहां पर ये होता है कि भाई एक काम करते हैं, डेमोक्रेटिक डिसीजन लेते हैं। अब मान लो इसमें एग्जांपल है कि पापा को इंसेंटिव मिला, दिवाली बोनस मिला कुछ, है ना, 3 बच्चे हैं। अब उन बच्चों से तो पूछा जाए कि क्या घर में कोई चीज है जो हमें लानी चाहिए, डू वी नीड अ टेलीविजन सेट और डू वी नीड अ रिक्वायरमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, या क्या हमें इसको कहां खाने पीने में या घूमने में खर्च करना चाहिए पैसे को, एंड देन वी आर टेकिंग अ डेमोक्रेटिक डिसीजन। अगर घर में वो डिस्कशन होता है ऐसा, बेटा तुम बताओ क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, डेफिनेटली उसकी डिमांड इतनी नहीं होंगी, इनोसेंट होंगे कि माँ बाप बोलेंगे हाँ ठीक है सोचेंगे, चलो साइड हो, हम बता देंगे क्या करना है। हो सकता है, लेकिन पापा ने पूछा, ये इंपॉर्टेंट है। और आप इस इंप्रेशन में हो, जो होता है ना, अगर मुझसे पूछ के होता है, मैं भी घर का पार्ट हूं, तो 7 साल का है भाई लेकिन उससे पूछ के होता है। चलो, लेकिन एक तरीका है भाई, तुम चाहे 15 साल के हो, तुम 18 साल के हो, इट विल नॉट बी आस्क्ड, आपको बताया जाएगा आपको क्या करना है। तो देयर आर 2 वेज, और वो चीज वो अपने घर से सीख सकता है, डिसीजन मेकिंग। चलो हम बैठते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि क्या फायदे और क्या नुकसान है। अगर हम ऐसा करेंगे, ट्रिप पर जाएंगे तो देखो फिर रेफ्रिजरेटर नहीं आ पाएगा, तो फिर देखो अभी समर्स आने वाली है तो सब्जियां खराब हो जाएंगी, फिर मम्मी तुम्हारी नाराज रहेंगे, काम करते मम्मी को खुश कर देते हैं इस बार, नेक्स्ट टाइम हम वहां चलेंगे। डेमोक्रेटिक डिसीजन, कुछ कह रहे थे भाई, बोलो। रिवॉर्ड पनिशमेंट का तो बहुत एग्जांपल्स हैं, इसमें इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होता है, किसी कंपनी पे अप्लाई करना है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता ही क्यों है, क्यों होता है, प्रमोशंस में एम्प्लॉय, ये उस लेवल पे ले आओ, मैं भी फैमिली लेवल पर हूं, मैं इसको स्कूल लेवल पे मैंने स्टार्स का एग्जांपल दे दिया बच्चों का, हर जगह encouragement by means scholarship and all. तुम्हें मिली। रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, टॉपिक में खत्म हो गया फैमिली वाला। अच्छा, उसमें नेगेटिव्स कुछ बताने तो बता दो जल्दी से, अगर हमें डिस्कस करने तो। नेगेटिव्स क्या है फैमिली के रिस्पेक्ट में, हमने देख लिया, पेट्रियार्की है, जेंडर बायसिंग है, ठीक है, इंटॉलरेंस वाली बात हमने देख ली थी, टॉलरेंस होना, इंटॉलरेंट होना, दोनों नेगेटिव में इंटॉलरेंस आ जाएगा। देन कस्टम बिलीव्स में रिजिडिटी आ जाएगी, मे बी, तो रिलीजियस बायसनेस आ सकती है बच्चे के अंदर, डेफिनेटली ये फैमिली का एक नेगेटिव एस्पेक्ट, जॉइंट फैमिली के भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स से ओवरलैप करता है। ठीक है, और आप एक ब्राइबरी सीख गए, जब आपने फैमिली की तरफ से रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात सोची, तो अब आपको हर काम करने के लिए इंसेंटिव चाहिए, हर फाइल पास करने पे, है ना, कुछ वेट होगा तभी वो फाइल पास होगी। ये भी सीख सकते हो आप फ्यूचर में अपनी जॉब में, तो विच इज नॉट राइट, लेकिन आपने सीख लिया क्योंकि बचपन से सिखाया गया था रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अरे बोर्ड में नंबर अच्छे आ गए तो तुम्हारी अच्छे आए ना, लाइफ में आगे काम आएगा। अच्छे से पढ़ाई करना भी कोई इंसेंटिव होता है, वो तो तुम्हारा काम ही अच्छे से पढ़ना, इस बात के तो पैसे दे रहे हैं फीस के, उस पर भी तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए, पढ़ रहे हो, बड़ी बात नहीं है, आधी दुनिया तो पढ़ नहीं पा रही। पापा का ट्रीट करने का तरीका है ना, और फिर वहां पता चला कि दोस्त के यहाँ बड़ी गाड़ी खड़ी है क्योंकि उसके 12th में बोर्ड में अच्छे नंबर आ गए थे, देन ठीक है तुम डिमोटिवेट हो सकते हो। बट नेगेटिव इंपैक्ट और क्या है, स्टीरियोटाइपिंग आ सकती है, ये वर्ड लिखना एग्जाम में, स्टीरियोटाइपिंग। हो सकता है कि बच्चे के अंदर स्टीरियोटाइपिंग आ जाएगी, इस तरीके के लोग तो ऐसे ही होते हैं। अब बच्चे को बोल दे बचपन से बाबा उठा के ले जाएंगे, वो जो बाबा देख रहा है उसको लग रहा है कि तो उठाने वाले हैं, हो सकता है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, स्टीरियोटाइपिंग,
मेड डिग्निटी ऑफ द लेबर, ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ये भी नेगेटिव है कि आप जो है क्या कर रहे हैं सोसाइटी में इक्वालिटी फिर आप बिलीव नहीं करते, आपने सीख लिया कि इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए और जिसको भी मेड है लेबर है उसको अलग बर्तन में चाय देनी है, खाना देना है और उसको फिर बोलना है कि जमीन पे बैठो। और ये चीज मैंने दादी से सीखी, ये चीज मैंने आंटी से सीख ली। ठीक है, नेगेटिव से लैक ऑफ चॉइस वाला पॉइंट आ जाएगा, लैक ऑफ चॉइस। हाँ जी, ऑर्थोडॉक्स जो है एटीट्यूड आ सकता है, बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स इसमें जो है क्योंकि आपकी फैमिली ने ही उसको एंकरेज किया हुआ है कि डाउरी ले सकते हैं, तो आपको भी फर्क नहीं पड़ता और आपको लगता है कि हाँ ये तो फिर हक है मेरा। ठीक है, चलो करिकुलम, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैसे वैल्यूज को क्रिएट कर सकता है या कर सकता है या करता है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सबसे पहले अपने करिकुलम से उसका सिलेबस जो है उससे वैल्यूज को इंकलकेट करता है। जैसे कि मॉरल साइंस की कुछ बुक्स हुआ करती थी बचपन में, जो आप टुकड़ों में पढ़ते थे, कभी 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 पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ना पड़ रहा है सब, तो जो चीज तब नहीं करी वो करनी पड़ रही है। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका दिल्ली करिकुलम में जो चेंज हुआ, दिल्ली के करिकुलम में स्कूल एजुकेशन में, जहां पर हैप्पीनेस करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक पेपर की कटिंग है जिसमें हैप्पीनेस करिकुलम को एक्सप्लेन किया गया है कि ये गाइड करेगा अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग, एक्सपीरियंसिंग एंड एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस और डीपर और सस्टेनेबल फॉर्म में, ताकि हैप्पीनेस को वो अपने लिए रिलेशनशिप्स में और सोसाइटी के फॉर्म में कॉम्प्रिहेंड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। ये डेफिनेशन है, हैप्पीनेस करिकुलम पर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हुआ है अभी कुछ रिसेंट टाइम्स में, एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं आ सकता है। नहीं तो एथिक्स के आप किसी ना किसी क्वेश्चन के एस्पेक्ट में ये चीज आप लिख सकते हैं और एजुकेशन वाले पॉइंट में तो बनता है, सबसे पहला पॉइंट बनता है हैप्पीनेस करिकुलम। ये आप देख लेना और कहां इंस्टीट्यूट हुआ है, लेकिन दिल्ली में इनिशिएटिव लिया गया था, दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो बाकी आपके ये है कि ये हो सकता है कि बच्चा अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस को देख रहा हो सकता है उसके घर में वायलेंस बहुत हो सकता है वो स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट में हो, लेकिन वो स्कूल में तो कम से कम ये बातें सीख सकता है कि खुश कैसे रहे, जो भी सिचुएशन है आपकी उसमें खुश कैसे रहो। तो तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है उतार चढ़ाव, खुश रहना इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम निकलेगा, तो एग्जाम एक अल्टीमेट एम है, लेकिन बीच में जो भी उथल पथल चल रही है ये पार्ट ऑफ लाइफ है एंड लाइफ इज नॉट फेयर। ये हमेशा नहीं होता कि लाइफ फेयर रहेगी, लाइफ अनफेयर भी होती है और इंपॉर्टेंट फेयर और अनफेयर होकर ट्रीट करना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है एक्सेप्टेंस। व्हाटएवर इट इज एंड व्हाटएवर कम्स योर वे यू जस्ट एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली एंड टेक इट एज अ चैलेंज एंड फाइट बैक रादर देन जस्ट गिविंग अप। तो तुम्हारी जिंदगी में जो भी सिचुएशन चल रही है मुझे मत बताओ, बताना चाहो बाद में बता देना, लेकिन अपने दिमाग में तुम्हारे थॉट आ गया है कि क्या चल रहा है और वो प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है, उसे मानिए, एक्सेप्ट करिए। पहले तो एक्सेप्ट नहीं करोगे परेशान रहोगे, एक्सेप्टेंस, इसमें सॉल्यूशन ढूंढिए। सॉल्यूशन नहीं से कुछ नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, चलने दो। जब कुछ हो नहीं सकता तो जो हो सकता है उसकी तरफ फोकस करो, एग्जाम निकालो, वो हो सकता है। टीचिंग टूल्स, केस स्टडीज होती हैं जब एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन बच्चा जाता है तो केस स्टडीज होती हैं, यहाँ पर बच्चे को टेक्नोलॉजी वाइज भी चीजें सिखाई जाती हैं या फिर उसको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। इससे वो क्या सीखता है, इससे वो क्रिएटिविटी सीखता है, इससे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है और इससे वो एक वैल्यू सीखता है जो बहुत बढ़िया है, वो है टीम वर्क की वैल्यू, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क भी एक वैल्यू है ना, कॉपरेशन, स्पोर्ट्स हो, प्ले हो, कोई ड्रामा हो, उसने टीम वर्क सीखा। तो प्रोजेक्ट वर्क, ये टूल्स, ये टीचिंग टूल्स, ये चीज आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट सिखा सकती है। घर में तो मम्मी ये प्रोजेक्ट देंगी, कमरा साफ कर लो, बर्तन ठीक करा देना, बाहर से कपड़े निकाल जो है सूखे हुए हैं वो हटा कर अंदर तय कर दो। घर के तो ये प्रोजेक्ट वर्क है, लेकिन स्कूल के जो प्रोजेक्ट वर्क होंगे वो हो सकता है थोड़ा एक साइंटिफिक टेम्पर भी आपके अंदर डेवलप करें। अब साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है। अब कितने लोग याद करके आए फंडामेंटल ड्यूटी में साइंटिफिक टेम्पर कौन से नंबर का है? उस दिन डाटा बात है, डांटता तो मैं हूं नहीं, डांटना पड़ेगा लगता है। मैंने उस दिन बहुत क्लियरली कहा था फंडामेंटल ड्यूटी लिखना सिर्फ 51A लिख देना, उसमें कौन सा वाला ABCD कौन सा नहीं किया ना अभी तक, नहीं किया ना, बहुत बढ़िया। जबकि मैंने कहा था कि ये एक अच्छे एस्पिरेंट की खास बात होती है, वो उसमें कोट कर गया था पॉइंट नंबर भी कौन सा है। चलो कम से कम नहीं भी याद है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस, इनके नंबर सीक्वेंस कॉन्स्टिट्यूशन में कहां किस नंबर पे है, क्या आर्टिकल है, नहीं छोड़ सकते। एच है ना, एच, तो इसमें ध्यान रखना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इस तरह से लिखते हो थोड़ा और बेटर लगता है। अब साइंटिफिक टेम्पर के लिए लिखा गया एक्जैक्टली पूरी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, साइंटिफिक टेम्पर ड्यूटी है नहीं, नाम पूरा स्टेटमेंट क्या है, कोई पढ़ सकता है? अभी पढ़ दो भाई जल्दी से, जोर से पढ़ना, जोर से बोलो, साइंटिफिक टेम्पर पढ़ो। The scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of आप सारे पढ़ रहे हो क्या, सारे पढ़ रहे हो क्या? साइंटिफिक टेम्पर वाला पढ़ा ना आपने, साइंटिफिक टेम्पर वाला। देखो ये एंश्योर कि आप इसको इस तरह से लिखो एग्जाम में, अगर आप एटलीस्ट स्पेस होती है तो आप एटलीस्ट 51AH करके लिखो तो ठीक है। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर जनरली साइंस में लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेटर फॉर्म में साइंटिफिक वे में लिखने का तरीका अगर अच्छा हो तो फिर इंपैक्ट आता है उसका राइटिंग में। जो आप कहते हैं ना आंसर अच्छा नहीं लिखा और किसी का पढ़ करके आंसर अच्छा लगता है, ये वो चीजें होती है जो आंसर को अच्छा बनाती है। चलो नेक्स्ट, अभी तो टॉपिक समझ लो पहले तो। विजिट्स एंड आउटिंग्स, स्कूल की तरफ से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, स्कूल की तरफ से आपकी विजिट हो सकती है, वहां जाकर के आपको बहुत चीजें सिखाई जा सकती है। मान लीजिए आप अपनी फैमिली की उस वैल्यू को नहीं मानते कि खाना जो है वेस्ट नहीं करना है, क्या अच्छा लगा छोड़ दो। कुछ लोगों की फिलॉसफी होती है इट इज बेटर टू डंप आउटसाइड देन इनसाइड, जो कि एक हद तक सही भी है कि भाई तुम अपनी तबीयत मत खराब कर लो ओवर ईटिंग करके, नहीं खाया जा रहा तो कोई बात छोड़ ही दो, बेटर टू डंप आउटसाइड देन इनसाइड। लेकिन कुछ लोगों की ये लिविंग स्टाइल बन जाता है कि लास्ट में प्लेट में छूटेगा ही, वो ब्रेकफास्ट हो चाहे वो डिनर हो, वो छूटना ही है। मतलब अगर पिज्जा पसंद भी है तो उसके एजेस छोड़ दूंगा, मैं छोड़ूंगा तो हूं कुछ ना कुछ, ये तो मेरे को करना ही है ना। तो यहाँ पर आप क्या होता है, जब आप जाते हो एनजीओ में किसी, स्कूल आपको लेकर जाता है और वहां पर जाकर आप गरीबों को देखते हो, बच्चों को देखते हो वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो नहीं खाने को है, और फिर आपको बोला जाता है कि आपको वॉलंटियरिंग करनी है स्कूल की तरफ से, इन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे कुछ समय के लिए। जैसे मैंने बताया भी था आईटीज में हम क्या करते थे, हम जाते थे कुछ चीजें हम कोशिश करते थे कि हम कर सकें। 100% कोई भी नहीं कर सकता, एटलीस्ट 2 घंटे भी दिए पूरे साल में भी तो भी वैल्यूबल है, हर बच्चा दे दे तो वो तो बहुत बार हो जाएगा। तो ऐसी चीजों से आपको वो वैल्यूज आती हैं जो आपने अपनी फैमिली में सीखी तो थी पर इंप्लीमेंट नहीं करी थी, एंड देन यू रियलाइज कि हाँ ये बात तो सही है। जब पेरेंट्स कहते हैं कि सबको नहीं मिलता, हमें मिला है, हम लकी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मेरे पास वो फैमिली जिसने मुझे मेरी बेसिक नीड्स फुलफिल करी। आई एम एजुकेटेड, आई गॉट फूड, आई गॉट गुड क्लोथिंग एंड व्हिच इज मच मोर वैल्यूएबल व्हिच आई कैन सी टुडे, जो कि नहीं है बहुतों के पास। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लस डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन में आप कह सकते हो कि आपके स्कूल में टेक्स्ट बुक्स होती हैं प्रॉपर, और वो टेक्स्ट बुक्स आपको एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाती है, लाइफ लेसन की तरह, मॉरल साइंस आप कह सकते हो। ये एजुकेशन सिस्टम ही कर सकता है। नेक्स्ट इसके अलावा कम्युनिटी वर्क हो सकता है कि आपको स्कूल सिस्टम्स के थ्रू क्लीनिंग ड्राइव स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेट कर दिया, बच्चे जो है स्कूल के लगे हुए हैं स्वच्छ भारत में पार्टिसिपेंट है। कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जहां पर समुद्र के बीचेस को क्लीन करने में कुछ स्कूल स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, ऐसे एग्जांपल्स आते हैं। एथिक्स में उन एग्जांपल्स को आप आराम से कोट कर सकते हैं। और ये एजुकेशन सिस्टम से अगर आपको आता है, टीचर्स के थ्रू आता है, तो आप घर में जाकर भी अपनी उस वैल्यू को फैमिली को हेल्प कर सकते हो। जैसे कि पापा मैंने ना स्कूल में सीखा है टीचर से, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और मुझे जो है टीचर ने बताया है कि अगर किसी के भी पेरेंट्स फैमिली मेंबर अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें रोकना है। तो हियर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू कन्फ्रंटिंग यू, डू नॉट स्मोक एट होम बिकॉज आई एम ऑल्सो बीइंग हार्म्ड एज अ पैसिव स्मोकर। पटाक बाहर निकल। केस 1। केस 2, आई एम सॉरी बेटा, आई विल टेक केयर and I'll extinguish this particular cigarette and I will take care कि at least if I'll smoke outside the house, I will not smoke in front of you. Purpose is not fulfilled. That is more important, है ना। Case 3, I realize what you want to say to me, I will not smoke again. Highly unrealistic, but possibly even if a rare case is there who does so, then the purpose of the education, imparting the value in a child कि ये सही नहीं है और ये गलत है और ये करना है ये नहीं करना है, वो चीज हो सकता है कि उसकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम हो उसे सॉर्ट आउट कर दे। मतलब आपके स्कूल में सिखाया है कि एयर पॉल्यूशन से कितना नुकसान हो रहा है, तो दिवाली पर क्रैकर्स नहीं जलाने। एंड इवन इफ यू आर बिग फैन ऑफ स्काई शॉट्स, यू गो होम एंड योर फादर विल से दैट चलो आप पटाखे खरीद के आएंगे, आज तो दिवाली का दिन है, आपको तो कल दिवाली आ रही है, एंड यू विल से नो 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 नो, माय टीचर टोल्ड मी दैट फायरिंग क्रैकर्स इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड वी विल नॉट डू इट। आई डू नॉट वांट क्रैकर्स, व्हाट आई वांट इज कि हमारे घर में हम और कैंडल्स लाते हैं और घर में कैंडल्स जलाएंगे। तो इमोशंस देख रहे हो, मतलब कितने इमोशन, तुम एक घंटे में कितना कुछ सीखते हो, आंखों से आंसू आ जाए। लेकिन रियलिटी है, कभी किसी बच्चे को देखोगे ना, इतने से बच्चे को आकर के 5th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, मतलब 12 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड, 8 ईयर ओल्ड, व्हाटएवर, अब तुमसे आके एक बार इनोसेंटली बोल दे कि नहीं 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 ये नहीं करेंगे, चॉकलेट्स खाना इज नॉट गुड, इट इज नॉट गुड फॉर योर टीथ, आई हैव लर्नड इट इन माय साइंस क्लास, सो नेक्स्ट टाइम अंकल इफ यू कम ब्रिंग समथिंग एल्स और इट्स देयर इज नो नीड, बट प्लीज नॉट एवरी टाइम चॉकलेट्स, सी माय टूथ आर ऑलरेडी गेटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे को मैंने कुछ चीज सीखी है। तो दैट इनोसेंट रिप्लाई समटाइम्स मेक यू वंडर, यार इसमें इतना दिमाग है, मैं कहां था जब इसकी उम्र में था, मुझे तो था नहीं इतना दिमाग। वो इनफैक्ट हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान ऐसी न्यूज को सुन सुनकर भी बायस्ड हो जाए, चाइना वायरस, चाइनीज वायरस, ऐसी बातें भी वो करे आपके सामने, तब आप उसे समझाते हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो स्कूल में फिर सीख के आता है दैट वायरस क्या होता है, कोरोना कैसे फैलता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि वो स्कूल नहीं गया है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में उसकी टीचर ने समझाया कि हाउ टू वॉश योर हैंड्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, और क्योंकि उसने स्कूल के सिस्टम के थ्रू, टीचर के थ्रू ये सुन लिया है, तो अब वो घर में छड़ी लेकर के सबके सामने हाथ धोए हाथ धोए हाथ धोए, बाहर से आया पैकेज वहां रखो और बाहर की चीजें मंगानी नहीं है, कर सकते हैं। ये अपना रियल लाइफ एग्जांपल बनाकर एग्जाम में कहीं लिख सको तो लिख दे। ऑब्जर्वेशन, बिहेवियर ऑफ पीयर्स एंड टीचर्स, या शायद हमने डिस्कस कर लिया अभी। टीचर भी रोल मॉडल हो सकते हैं एट टाइम्स, ये मैंने बता दिया टीचर से रोल मॉडल की, टीचर ने ये बताया कि उनकी लाइफ की स्ट्रगल क्या थी, और बच्चा ये मोटिवेट हो गया हार्ड वर्क के लिए, क्योंकि दिन अपना रात अपनी, एग्जाम निकालना है, क्या दिन और क्या रात। अब 11 बजे तो सोना है, 6 बजे तो उठना है, रात भी अपनी दिन भी अपना, कल टेस्ट है तो 12 बजे तक भी पढ़ लेंगे, और जब नहीं है तो फिर मूवी भी देखेंगे, सो एग्जाम निकल जाएगा। सो रादर देन जस्ट फोकसिंग टू मच एंड व्हाट टू डू, इट्स बेटर टू डू। क्या सोचना है कि मैं 100 क्वेश्चन कब करूं, पॉलिटिक है जाके कर लो, घर जाके खत्म, इसके लिए स्पेशल टाइम क्यों निकालना है, मन में आया कर लिया। इफ यू हैव सच काइंड ऑफ एटीट्यूड, एग्जाम निकल जाएगा। हर चीज की प्लानिंग में लगे रहोगे, 1.5 घंटा जो टेस्ट में देते 100 क्वेश्चन करते, उससे ज्यादा तो 1.5 घंटा प्लानिंग में दे दिया, वेस्ट ऑफ टाइम। इंप्लीमेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओवरथिंकिंग, थिंकिंग होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, बट ओवरथिंकिंग एंड ओवर प्लानिंग आपको बहुत नुकसान दे सकती है, एंड देन इट क्रिएट्स दैट हेडेक, और वो सुकून देखना जब 100 क्वेश्चन कर दोगे, मजा आ गया। और है 5-6 2 डिस्कस करते हैं। सो बेटर टू इंप्लीमेंट एंड एक्शन इज मोर रिक्वायर्ड देन ओवरथिंकिंग। तो टीचर्स कैन बी समटाइम्स रोल मॉडल्स, इनकल्केटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ये भी एजुकेशन सिस्टम आपके अंदर ला सकता है। बाकी इसमें एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, 51H 51AH मिल गया आपको, साइंटिफिक टेंपर वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। डन। कोटेशन, क्या कोटेशन है, विदाउट वैल्यूज अगर कोई एजुकेशन है, रादर मेक अ मैन अ मोर क्लेवर डेविल, ऐसा है। क्लेवर डेविल मतलब तुम्हारे को एजुकेशन नॉलेज क्या दे देगी ऐसा कि तुम क्लेवर डेविल बन जाओगे। एग्जांपल है कोई, इफ दे हैव एजुकेशन बट देयर वैल्यू सिस्टम इज कि ह्यूमैनिटी है ही नहीं, तो वो अपने कॉज के लिए, अपने पॉलिटिकल सोशल कॉज के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, इनफैक्ट वायलेंस भी कर रहे हैं डेफिनेटली। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, रादर देन मेकिंग इट वेरी जनरल, इसमें कोई एग्जांपल देख लीजिए जिस एग्जांपल को आप बता सकें। द पर्सन वाज वेरी हाईली एजुकेटेड, आप स्नोडेन का तो एग्जांपल दे सकते हैं, एडवर्ड स्नोडेन का, ही वाज वेरी मच इंटेलिजेंट। अब भाई वो इस तरह के एम्प्लॉय एनआईए में, आपके इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में एम्प्लॉय था यूएस में, तो भाई इंटेलिजेंट तो हो गया, तो एजुकेशन हो गई, तभी तो था ऐसा, लेकिन उसके पास कोई वैल्यूज कुछ भी नहीं थी, तो उसने जो है स्पाइंग कर दिया कंट्री के अगेंस्ट, तो उसके वो आगे एग्जांपल। वर्क फॉर द ड्यूटी डिपार्टमेंट, उसके लिए तो नहीं थी, बिल्कुल आ गया। तो आपको कैसे लिखना आप लिख सकते हो, ठीक है। आप कौन सी वैल्यू को ऊपर रखते हो आपके ऊपर है, तो मैं बता ही चुका हूं। तो मेरे जो अथॉरिटी मुझसे जो चाहती है, मेरा डिपार्टमेंट जो मुझसे चाहता है, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, या बाकी लोगों का गुड इंपॉर्टेंट है, या फिर विसल ब्लोइंग ही सॉल्यूशन है। देखो एक तरीके का विसल ब्लोइंग तो है, इसमें हायरार्की नाम की एक चीज होती है। हो सकता है कोई इंडिविजुअल करप्ट हो आपके ऊपर, बट देयर इज ऑलवेज समबडी अबव दैट पर्सन, जिस पर आप डायरेक्टली नहीं भी जा पाए तो इनडायरेक्टली किस तरह से जाकर के अपनी बात रख सकते हो। एंड देन इफ यू डू नॉट हैव दैट पावर इन योर सिस्टम टू टेक दैट एक्शन, इट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। आपके हायरार्की में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो देखेंगे उस चीज को, आपका काम रिपोर्ट करना, यू डिड योर जॉब वेल। इफ दे आर हैविंग देयर पर्सनल बेनिफिट्स
ahead of the community benefits, then it is your duty also to somewhere keep them in check and make them realize that, sir, this is not right. I feel this is not okay. And then there are coming two options, whether they accept whatever you're saying or they deny what you're saying. And let us suppose they deny, then you have two options, whether to keep quiet or whether to express. Then that depends on the value. कौन सी वैल्यू है जिसको आप वैल्यू दे अपने हायरार्की में ऊपर रखते हैं, तो तब आप जो भी डिसीजन लें, इट्स ओके, एग्जाम में आप जो भी लिखें उसके पीछे का लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ गुडनेस फिर इतनी ज्यादा होगी कि आप अपने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, ठीक है, नहीं विसल ब्लोइंग का ऑप्शन होता ही है, लेकिन विसल ब्लोइंग करने में नुकसान भी होते हैं, तो अब आपके वैल्यू पे डिपेंड करता है। मैं नहीं कहूंगा कि फर्स्ट ऑप्शन कैन बी विसल ब्लोइंग। इसका एग्जांपल तो अभी पीछे मैंने एग्जाम में दिया, पिछले क्लास में दिया था, जहां क्रिकेट मैच चल रहा था और आपको टीम के अगेंस्ट जाना था या फिर आपको चुप रहना था, तो वो भी एक विसल ब्लोइंग एग्जांपल ही तो है कि आप सीधा एम्पायर पे जाके शोर मचा दोगे, विसल ब्लोइंग कर दोगे अगेंस्ट द टीम। सो इट इज वेरी थिन लाइन, दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस बेसिस, बट इट इज वेरी मच एप्लीकेबल। चलो डन, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम फिर इस एग्जांपल को? तो डेविल समझ में आया, ऐसी कोटेशन आती है तो अब आप इसको कर पाएंगे, क्योंकि आपको एजुकेशन का नेगेटिव एस्पेक्ट पूछ रहा है कि इंसान के अंदर वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू जरूर बतानी है कौन सी नहीं है, जैसे इन्होंने बताया ह्यूमैनिटी नहीं है, वायलेंस उसके लिए जस्टिस है, वो तो करने को तैयार, तो वायलेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेंट होना मतलब वो वैल्यू उसकी खराब है कि वायलेंस। ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है? इन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है चलो, या ऑनेस्टी ना होना, या फिर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट, अब हैकिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपकी कंट्री को लेकर के भी आप स्पाइंग वाला पॉइंट जैसे है, तो कंट्री के भी क्या है, आप फेवर में शायद पेट्रियोटिक नहीं है ना, तो आपके अंदर वैल्यू नहीं है फिर कंट्री को लेकर के। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। अब जितने भी हमने पढ़े हैं साइंटिफिक टूल्स जिसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं वो आप लिख सकते हैं। उसमें उन्होंने क्या किया था, शकुनी के लिए नॉलेज की बात हम ज्यादातर यूज नहीं करते। हाँ, शकुनी के लिए हम नॉलेज की बात ज्यादातर यूज नहीं करते, लेकिन रावण के पास नॉलेज थी डेफिनेटली, एंड उसने नॉलेज को, अब क्या है ना, नॉलेज को नहीं कर सकते, हमेशा मिसयूज किया, बहुत सी चीजें तो वो हाईलाइट नहीं होती है, लेकिन हाँ आप कह सकते हो कि ठीक है उनकी वो वैल्यू होनी चाहिए थी टू जो फीमेल्स के लिए जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी, तो डेफिनेटली ही गॉट पनिश्ड फॉर दैट, डेफिनेटली। डन, नेक्स्ट कोटेशन, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। दिस इज बाय एरिस्टोटल। आ सकता है एग्जाम में, अटेम्प्ट करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन है ये कोटेशन है एरिस्टोटल की, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट। तो दैट मींस अगेन वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पर, इमोशनल एस्पेक्ट आल्सो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अब आप वही पॉइंट वही रहेंगे, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको क्राफ्ट अच्छे से करें विद एग्जांपल्स। लिख के लाओ, देखते क्या लिखोगे, मजा आएगा। लिख लिया, नोट कर लेना, स्लाइड मिल जाएंगी। रोल ऑफ सोसाइटी, अच्छा नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है एजुकेशन के, हमारे इंडियन एजुकेशन के रिस्पेक्ट में नेगेटिव एस्पेक्ट। और एक चीज मैं आपको बता दूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आई है और उस पर क्वेश्चन भी इसमें आया है, पॉलिसी में भी कुछ चीजें आई हैं। क्या चीजें आई हैं अच्छी अच्छी, एक चीज बता दो कम से कम, वोकेशनल एजुकेशन पर फोकस है ना, वोकेशनल एजुकेशन। तो अभी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था अब तक का, उसमें क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, रोट लर्निंग का। तो हमारा जो नेचर ऑफ एजुकेशन है वो कैसा है, रोट लर्निंग। अब ये बात आप लिख करके कह सकते हो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, हाउएवर देयर आर सम चेंजेस इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वेयर इंपॉर्टेंस टू द वोकेशनल कोर्सेज आर आल्सो बीइंग गिवन, बट स्टिल वी मोर फोकस्ड ऑन रोट लर्निंग रादर देन ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपीरियंस लर्निंग, राइट। इसकी वजह से एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये आता है हमारे एजुकेशन में कि क्रिएटिविटी का क्या होता है, क्रिएटिविटी जो है बढ़ नहीं पाती। रोट लर्निंग की तरफ जब हम जाते हैं तो क्रिएटिविटी कम होती है। मतलब देखो, मैं इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें दे दूंगा अभी और तुमसे याद कर लो और लिख कर आ जाओ। पहली बात तो क्वेश्चन कुछ और होगा, तुम लिख कुछ और आए होगे। अगर डायरेक्टली ये नहीं आया तो तुम याद वो करके गए, तुम जो याद करके तुम लिख कर आ गए। नकल के लिए भी क्या चाहिए ना, पहला पॉइंट तो यही आ गया। दूसरी बात ये आ गई कि आप रट करके जब लिख करके आ गए तो आपने सीखा गया, सीखा तो है नहीं। यू आर एजुकेटेड नाउ बट यू कैन बी डेवल टू टुमारो, क्योंकि आपने विदाउट हार्ट कर लिया ये सब कुछ। और बोला क्या, बाय हार्ट लर्निंग करिए, लर्निंग बाय हार्ट विदाउट यूजिंग योर हार्ट एंड देन अल्टीमेटली रोट लर्निंग। तो ये क्रिएटिविटी आपकी खत्म कर देगी, आपका इमोशनल क्वेश्चन को कम करती है। तो एजुकेशन इस तरह की क्रिएटिविटी को कम करती है। और क्या प्रॉब्लम है इसमें एजुकेशन में, वो रोट लर्निंग वर्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। स्पून फीडिंग तो बिल्कुल ऐसा हो गया ना कि आपने जो एक्जेक्टली इज द ऑफ की कॉपी पेस्ट करा है वो स्पून फीडिंग हो गया, आंसर बना दे दिया हाथ में। रोट लर्निंग में ये है कि जो जैसा है वैसे ही वो भी उसमें वही है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो बात एक वर्ड वो कॉमन ही है। अब और सोचो एजुकेशन और कैसे नेगेटिविटी कर सकती है चीजें। अब मैं एग्जांपल दूंगा, बोलोगे हाँ इसका एग्जांपल दोगे इसमें कौन से कमीशन का। अब देखो कैसे अपने जीएस का यूज करते हो, तुम बताओ फिर मैं करता हूँ। कोठारी कमीशन का एग्जांपल दोगे, क्या कहा था कोठारी कमीशन ने कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए, जहाँ पे एक रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, है ना, याद है। तो रीजनल लैंग्वेज की बात भी उन्होंने कही थी, फिर वो बाद में वो फिर कमीशन की बातें। लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बात बोली गई है कि 5th क्लास तक की एजुकेशन जो रहेगी वो रीजनल लैंग्वेज में रहेगी। ये पढ़ा है आपने, पढ़ा होगा ना, मतलब आपने ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ये बात होगी, लेकिन मैं कुछ और कह रहा था, मैं कह रहा था ओवरऑल जनरल एज एन एजुकेशन का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट रिसर्च विदाउट मेरिट डाल सकते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर। तो ये क्या है, पॉलिटिसाइजेशन। एजुकेशन में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स है, रिलीजियस अगर इंस्टीट्यूशन है तो वो हो सकता है कि रिलीजियस बायसनेस को प्रमोट करना है, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। लेकिन जो हिस्ट्री में लिखा गया है इस तरह का भी बहुत सारी चीजों को पढ़ा गया है। आप बस लिखेंगे रीराइटिंग इट, ना आप लेफ्ट बोलेंगे ना आप राइट बोलेंगे, आप बोलेंगे इसे रीराइट करना है। बहुत सारी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट नहीं तो हमें शुरू से ही हम बोल रहे हैं कि एजुकेशन जो है वैल्यूज को ऊपर नीचे कर सकता है, किसी को डायरेक्ट मिस डायरेक्ट भी कर सकता है और सही डायरेक्ट भी कर सकता है। मैं आपसे कह रहा हूँ एग्जाम में लिखते हुए थोड़ा ध्यान से लिखना और
शॉर्ट में लिखना, और ऐसा नहीं लगना चाहिए स्टोरी फॉर्म में कि यू आर टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। आपका इंक्लिनेशन नहीं दिखना चाहिए, आपको एक स्टेटमेंट बताना है, देखो ऐसा हो रहा है, जैसे कि अभी टीपू सुल्तान जी को टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया या इस पर्टिकुलर टॉपिक को, सब्जेक्ट को हटाया गया। देन यू कैन सिंपली, अगर किसी पर्टिकुलर जगह आपको टारगेट नहीं करना तो आप लिखें रीराइटिंग द हिस्ट्री, मेनी ऑफ द एमिनेंट पर्सनालिटीज दे वर समवेयर, मेनी ऑफ द लीडर्स, मेनी ऑफ द टॉपिक्स दे वर बीइंग एडिटेड और मॉडिफाइड। एग्जांपल वीर सावरकर, एग्जांपल टीपू सुल्तान, बस तो एग्जांपल समझ जाएगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस क्या रिलीजियस बायसनेस ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ही रिलीजियस टीचिंग्स के लिए है, और ये आपका फंडामेंटल राइट भी आ जाता है कि अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो। कौन सा राइट है? आर्टिकल 29 है या 30? 25 और 26 क्या है? तो 26 है, 29 है? ठीक है, कंफ्यूज कर रहा हूं मैं ना, कोई बात नहीं, घर जाओ देखो, याद करो, याद है तो अच्छी बात है, बाकी एक हद तक वो ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है, आगे पीछे देख लेना। 25 तो नहीं है, 26 भी नहीं है, ठीक है, तो 29 आई थिंक वो सही आता है। और माइनॉरिटीज के रिस्पेक्ट में जो आता है आपका पॉइंट, वो आता है आपका, है ना। तो इसमें कल्चरल टीचिंग्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खोलना और प्रोवाइड करना, तो देख लेना एक्जैक्टली याद होना चाहिए। बीइंग एस्पिरेंट आपको तो बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। और क्या पॉइंट आ सकता है इसमें एजुकेशन में? अब वो तो खैर बहुत रेयर हो गया, नहीं 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 नहीं, बहुत रेयर हो गया। और कुछ जो हमारे कंटेक्स्ट में बिल्कुल सही बैठता है, तो गलत क्या है? तो मतलब वो तो मदरसा थोड़ा ना गलत है। नहीं, वो मतलब उसमें साइंटिफिक टेंपल वाली जो चीजें वो सब हाउ डू यू नो? सर ऐसा नहीं है सर, आपको कैसे बताइए? ऐसा कुछ मत लिखिए एग्जाम में, दिस इज नॉट राइट। देयर कैन बी सम इंस्टीट्यूशंस जो हो सकता है पॉसिबली वो मिसडायरेक्ट करें स्टूडेंट्स को, लेकिन आप किसी एक स्पेसिफिक नाम को लेकर के ऐसे बोले ये गलत है, दिस इज नॉट राइट। बाकी कोई अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुला है और वो रिलीजियस लाइंस पे खुला है तो डेफिनेटली अपनी रिलीजियस इसीलिए खुला गया कि लोगों को वो लैंग्वेज सिखाई जा सके, लोगों को वो एजुकेशन को, कल्चर को, ट्रेडिशन सिखाया जा सके, तो गलत क्या है इसमें? माइनॉरिटीज अगर सिख के रिस्पेक्ट में देखो आप, संस्कृत, इनफैक्ट संस्कृत को भी पढ़ाने के लिए प्रॉपर कॉलेजेस में कोर्सेज हैं, अब सब जगह तो नहीं है, कुछ ही जगह पर है, तो वो क्या वहां पर इसीलिए तो है क्योंकि वो बच्चों में वो लैंग्वेज सीख सके, जो लैंग्वेज हम कह रहे हैं कि आज संस्कृत लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कॉमनली बच्चा जो है नहीं सीख पा रहा है, नहीं आती, आपको भी नहीं आती होगी, लेकिन हमारा वो एक लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है। आपने देखा कि बहुत कितने स्टूडेंट्स हैं जो एस्पिरेंट्स ऑप्शनल लेते हैं संस्कृत, कम है, बहुत कम है ना। अपने यहाँ का लड़का है, होगा वो कहीं और भी होगा, उसमें एक हमारा ही क्यों, हर जगह है, लेकिन कम है कंपैरेटिवली। और स्कूल में क्या है, स्कूल्स में जो है इस लैंग्वेज को परमानेंट मतलब कंपलसरी किया गया, लेकिन बहुत लोअर क्लासेस तक, तो इसको प्रमोशन होना चाहिए। अब प्रमोशन होने के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट खुलता है तो उसमें गलत क्या है? जैसे न्यूज आती है तो वो तो पोलराइज करने के लिए सही है, गलत है, हाउ डू यू नो? डू नॉट डू दैट, डू नॉट मेंशन स्पेसिफिक नेम किया तो गलत है, नो नो, कुछ हो सकता है, वन और टू एग्जांपल्स मे बी देयर, बट यू कैन नॉट जस्ट कमेंट ऑन एवरीवेयर, ठीक है। चलो ये नेगेटिव्स हो गए। नेक्स्ट, सोसाइटी के इंस्टीट्यूट की बात करें तो सोसाइटी एज इंस्टीट्यूट अगर वैल्यूज देना चाहता है तो वो रिलीजियस वैल्यू दे सकता है, और रिलीजियस वैल्यू अच्छी बात है, रिलीजियस वैल्यू होनी भी चाहिए, ट्रेडिशन कल्चर ये इंटैक्ट रहता है, इसमें देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस। लेकिन अगर हेट स्पीचेस हो रही है रिलीजियस लाइंस पर और उसका पॉलिटिसाइजेशन होता है तो वो नेगेटिव है, लेकिन रिलीजियस टीचिंग्स देना इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज डेफिनेटली राइट। ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, भाई रक्षाबंधन पे राखी बांधनी है, ये ट्रेडिशन है, मानो मानो नहीं मानो नहीं मानो नहीं, कुछ तो भाई बहन ऐसे होते हैं जो रक्षाबंधन भी मिलते हैं, फिर बच्चे में बाकी 364 डेज वो क्या करते हो, मिलते भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखते, पर रक्षा हो रही है, कैसे हो रही है मुझे नहीं पता, मैं भी जब रिक्वायर्ड होगा तो आ जाएंगे, वे तेरे इतने भाई कहां से निकल के आ गए हैं, मारने आ गए मेरे को, पता नहीं कहां से निकल के आ रहे थे भाई, वो रक्षाबंधन पे जाती है और 50-60 भाई उसके हैं, वो पूरे साल नहीं मिलते लेकिन तभी आते हैं जब प्रॉब्लम होती है। तो रक्षाबंधन ट्रेडिशन, ये कस्टम, ये कस्टम और ट्रेडिशन आपको सोसाइटी सिखाती है। आज शिवरात्रि है, तुम भी तैयार होकर मंदिर जाओगे, अरे जन्माष्टमी पे तो जाते जाते मतलब बहुत है जो जाते ही हैं, मंदिर भी सजे हुए हैं, जन्माष्टमी पे मंदिर नहीं गए तो फिर क्या ही किया, है ना, जाना ही है, घर वाले जाते ही हैं। दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है ना, फिर आप अब इसमें एक एग्जांपल से दोनों एस्पेक्ट, दशहरा में रावण को कम्युनिटी में जगह जगह चलाया जाता है, होता है, ये सोसाइटी आपके अंदर डाल रही है मैसेज कि जीत होती है ट्रुथ की ओवर दी, जो भी गलत हो रहा है, अन्याय और न्याय जो भी आप जैसे भी बोले इसको, तो ये तो सोसाइटी आपको सिखा रही है। दूसरा, आप पापा के कंधे पे जा रहे हो चढ़ करके कि रावण देखने जाना है, और फिर पापा आपको स्टोरी सुना रहे हैं, हुआ ये था कि रावण जो है एंड फाइनली राम जी ने उसको वध किया, ठीक है। अब 2-3 साल के थे, समझ में आ गए, 5 साल के समझ में आ गए, 8 साल के हुए, पापा हर साल जलते, जब जला दिया पिछली बार तो आया कैसे, ये बताओ, मतलब हर साल बुराई आ रही है, फिर मानने का फायदा क्या है? लेकिन ये डिपिक्शन है, फिर वहां पेरेंट्स का आता है काउंसलिंग करने के लिए, ये डिपिक्शन है, ये आपको सिखाने के लिए कि हर साल आप इस चीज को एक बार रिलीज करो कि हाँ ये सही रास्ता है। तो फैमिली ने सिखाया या फिर कम्युनिटी ने सिखाया? एक एग्जांपल लिखिए, दशहरे पर रावण जलना, आप इसको यहां पर यूज करो या आपको फैमिली के रिस्पेक्ट में यूज करो, डन। तो ये ट्रेडिशन और कस्टम की बात हो गई। और कोई एग्जांपल इसमें? सर पे तिलक लगाना, माथे पे तिलक लगाना, ये सिंबल ऑफ ब्रेवरी, सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घर में अब तिलक लगाया जाता है, अब तिलक एक कहते हैं कि भाई जब लड़ाई करने जाते थे राजा महाराजा तो भी तिलक लगाए जाते थे, तो भी हिंदू आ जाते, और वो ये सिंबल ऑफ ब्रेवरी बताता था या उनका उनके रिस्पेक्ट बताता था कि उनके लिए कितनी रिस्पेक्ट है। जनरली हुसोएवर मदर और वाइफ और डॉटर हुसोएवर इज देयर फीमेल दे यूज्ड टू, मतलब ये एक सिंबल है कि हम क्या करेंगे जब भी हम तिलक लगाएंगे तो हम उस कस्टम को, उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और उसमें हम प्राइड महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो सोसाइटी आपको बता रही है। पॉलिटिक्स, इंकलकेटिंग वैल्यूज ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेसी इन द यूथ, सोसाइटी और पॉलिटिक्स, और उस पर आपके वर्ड्स क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक होना, ये सारी बातें आपकी सोसाइटी एज एन इंस्टीट्यूशन सिखा रही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं अपने आप में, बोलिए। ट्रेडिशन और कस्टम्स एक बार चेक करिएगा इसको, इसकी बहुत थिन लाइन होगी, मैं अभी इसको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे को वो नॉलेज इतनी डेप्थ में अभी नहीं है, लेकिन ट्रेडिशन जो ट्रेडिशनल है, जो चलता चला आ रहा है, सही है या गलत है ये नहीं पता, वो ट्रेडिशनल होगा। कस्टम्स आपके जो होंगे वो आपके जो है सोसाइटी, कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, उससे निकल के बनी हुई चीजें हैं, और ये बनी हुई चीजें ट्रेडिशनली ईयर बाय ईयर, जनरेशन बाय जनरेशन चली आ रही हैं, तो वो ट्रेडिशन हो गया। तो ये इस तरीके का डिफरेंस होगा, बट एग्जैक्ट डिफरेंस आई लुक फॉर इट एंड टेल यू, ओके।
इकोनॉमी वाइज में कैपिटलिस्ट होना या सोशलिस्ट होना या आपकी कंट्री कम्युनिस्ट है, ये आपका देखिए इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है। ये इकोनॉमिकल एस्पेक्ट आपको सोसाइटी ही बताएगी। आपके घर में आप सोशलिस्ट हो जाए और बाहर निकल के कैपिटलिस्ट हो जाए, घर का एंगल नहीं है इसमें, कम्युनिटी का एंगल है। आपके बाहर निकलते ही मार्केट फ्री मार्केट है या वो कंट्रोल मार्केट है या आपके हाथ में नहीं है, ये सोसाइटी करेगी। डन। एग्जांपल है ये सिंपल सिंपल। मीडिया ट्रायल एक एग्जांपल है। सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया भाई वो कत्ले नहीं है, जज ने नहीं करा, मीडिया ने डिसाइड कर लिया, मीडिया वाले बड़ा बोले यहाँ पर, राइट। प्लस सिविल सोसाइटी, अन्ना हजारे जी कहते हैं, मुझे ये सही लगा तो मैं इसके लिए फास्टिंग करूंगा। और क्योंकि वो फास्टिंग करते हैं सोसाइटी के लिए सही चीज लाने के लिए, किसके लिए कहता हूं फास्टिंग, लोकपाल बिल के लिए, तो उसके लिए वो फास्टिंग करते हैं एंड देन नेशन वाइड उसका क्या हो जाता है, सपोर्ट होता है। तो आपने वो एक अच्छी चीज कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सिस्टम में, ये चीज आपने किससे सीखी, एक लीडर से सीखी जिसने सोसाइटी के लिए किया, एंड देन मे बी वो वैल्यू आपके अंदर आएगी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में, सोसाइटी में, और फिर मेरी पर्सनल लाइफ में भी वो होनी चाहिए। तो वैल्यू क्या है, ट्रांसपेरेंट होना। और लोकपाल का बिल आना मतलब ट्रांसपेरेंसी, सीक्रेसी को दूर करना ही था, यही पर्पस था उसका। लोगों के अंदर जागरूकता है, सरकार कैसे काम कर रही है, कहां पर गड़बड़ी हो रही है, ये चीज खुला से हो सके इसके। तो ये अपने आप में बहुत एग्जांपल है। और सिविल सोसाइटी में एक एग्जांपल है, सिविल सोसाइटी आपकी जो है एनजीओ वगैरह और भी काम करती है सोसाइटी में बहुत कुछ, तो वो चीज भी आप इसमें लिख सकते हैं। लोकल कम्युनिटी में जैसे मैंने एग्जांपल दिया, डोंगले कौन जो एक ट्राइब है उड़ीसा की, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई ये नियमगिरी माउंटेन्स में जो प्लांट्स हैं, जो पर्टिकुलर ट्रीज हैं, वो क्या है उसके लिए सेक्रेड ग्रुप्स है। तो सेक्रेड ग्रुप्स क्या है, उस सोसाइटी के लिए, उस कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। तो उनके लिए क्या है, रिलीजियस वैल्यू की तरह है और वो इसको जो है सेक्रीफाइस नहीं होने दे सकते, एंड देन दे प्रीच इट। ठीक है, तो ये आप धोनी का एग्जांपल ले सकते हैं, महेंद्र सिंह धोनी का, कि भाई इस तरीके की लीडरशिप जो है, एंटरप्रेन्योरशिप लेसन ये तो शायद इनके अपने होंगे, आई डोंट नो, लेकिन हम्बलनेस होना, काम होना, लीड करना, फ्रंट से रिस्पांसिबिलिटी लेना, एंड लास्ट तक जब तक आपकी हार नहीं हुई है तब तक आप लड़ते रहना, इवन इफ लास्ट बॉल पे आप रन आउट करके मैच जीते वो बात अलग है। एंड बी योरसेल्फ, व्हाट यू आर ऑन द फील्ड यू आर आउटसाइड द फील्ड एज वेल, तो बी योरसेल्फ। ओके, तो ये लीडरशिप की क्वालिटी भी आती है। अब क्वेश्चन आता है अच्छे लीडर की क्वालिटीज क्या होती है, ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा तो क्या करोगे? सिंपल क्वेश्चन है, इस टॉपिक से बियॉन्ड अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या है, व्हाट इज लीडरशिप अकॉर्डिंग टू यू? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक समझिए। कहां जाना है, लोगों लेकर कहां जाना है, टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, कॉमन कॉज। ठीक है, हाँ, ड्यूटी की तरफ ऑनेस्टी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए लोगों के लिए, रिस्पांसिबिलिटी लेनी है। ठीक है, और विदाउट हिज विल, एंड ट्रीटिंग पीपल एज मींस एंड नॉट एंड्स। फंस गए। इंपार्शियलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। तो गलत तो सही है, लेकिन अगर टीम को जिताना है तो फिर क्या सही और क्या गलत, मोटिवेट करना एंड प्रॉपर एक कॉमन गोल की तरफ डायरेक्ट करना। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन, गुड स्पेक्टेटर। देखो इससे ज्यादा स्पेक्टेटर रहेगा लीडर तो फिर ही मस्ट बी गुड लिसनर, ये ज्यादा बेटर है आई थिंक लाइन, है ना। ऑब्जर्वर, तो उसको क्या है, ओपिनियंस को लिसन करना बहुत जरूरी है, और एक डेमोक्रेटिक डिसीजन भी होना चाहिए ना, मतलब अगर कम्युनिटी है और उसमें वो लीड कर रहे हैं तो वो अपनी तरफ से डिसीजन लेते ना रहे, वो सबकी सुन ले, एंड देन फिर वो वाली कहावत मत लिखाना, सुनो सबकी करो उनकी। ऐसा नहीं होना चाहिए, लीडर जो मेजॉरिटी कहे उस डायरेक्शन में वो मूव करे, तो ये अच्छे लीडर की निशानी है। बाकी व्हेनेवर देयर इज अ क्राइसिस सिचुएशन लीड फ्रॉम द फ्रंट, बट आई वुड से अगर आपको ये 5-6 क्वालिटीज पता है तो आप अच्छा एग्जांपल और अच्छा आंसर लिख लेंगे एटलीस्ट इन चीजों को माइंड में रख के। तो लीडरशिप पर कभी क्वेश्चन आए तो जस्ट इंश्योर कि आप इनका चेहरा याद कर लें, 4 चीजें तो पक्का याद आ जाएंगी। ठीक है, एनफोर्समेंट, यूज ऑफ सेंसर एंड बॉयकॉट, ये सोसाइटी लगाती है नहीं लगाती, सोसाइटी डिसाइड करती नहीं करती कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी ने इस पर्टिकुलर मूवी पे विवाद कर दिया है, दंगे होने की संभावना है, शोज भी कैंसिल हो गए हैं, ऐसी खबरें आती हैं। तो सोसाइटी ने डिसाइड किया कि ये चीज सही है, ये चीज नहीं दिखानी है, ये चीज दिखानी है। सोसाइटी ने डिसाइड किया कि इस कम्युनिटी में यहाँ पर ये रूल चलेंगे, तो बॉयकॉट लगना, सेंसरशिप लगना, बैन होना, ये सब चीजें सोसाइटी की तरफ से आएंगी। ये फैमिली की तरफ से वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू एजुकेशन सिस्टम की तरफ से नहीं आएगी, ये आएगी सोसाइटी की तरफ से। तो अगर उसमें रिलीजियस कम्युनिटी या कोई कास्ट की कम्युनिटी जो है हर्ट होती है बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ सम, तो वो फिर सोसाइटी की रिस्पांसिबिलिटी होती है उस पर आवाज उठाए। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं यूनियन वर्कर की, जो वर्कर्स की यूनियन हो जाती है, उसमें बहुत चीजें हो रही हैं उनके साथ, एंड देन यूनियन डिसाइड्स की स्ट्राइक, और स्ट्राइक में फिर रोल किसका आता है, लीडर का आता है। तो देखो तीनों चीजें लिंक कर दी मैंने, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स, वर्कर, यूनियन, लीडरशिप रोल भी। ठीक, ये क्या है, पद्मावती मूवी को बैन करना है, मतलब ये एक्शन क्या है, मतलब ऐसा मतलब ये जो सोसाइटी जस्टिफाई करती है वो बिफोर रिलीज नहीं कर रही है मूवी को, तो ये क्लियर नहीं हुआ था तब न्यूज़ आई कभी। क्या क्लियर नहीं हुआ इसमें, सही है क्या गलत है? हाँ। वो तो जो जिस तरफ है उसको वही लगेगा, मूवी बनाने वाले को लगेगा कि गलत है, जिसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, जिन्हें लगता है कि हमारे लिए गलत, तो उनको लगता है वो सही है। इसी नहीं, लोगों का कहना ये था कि हमारी रानी को बदनाम किया जा रहा है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, सबको हक है ना। हम बस उस टॉपिक को टच करते हैं कि क्या कंट्रोवर्सीज होती हैं। अगर किसी रिलीजियस कम्युनिटी को, किसी कास्ट की कम्युनिटी या किसी कास्ट को, ग्रुप को इसमें दिक्कत है तो डेफिनेटली उसके दो पर्पस हो सकते हैं। एक तो पॉलिटिसाइज करना उस टॉपिक को, ये उसका मिसयूज हुआ, और अगर सच में ग्रीवेंसेस हैं देन इट इज रिस्पांसिबिलिटी आल्सो ऑफ द लीडर्स टू एंश्योर कि सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए। अभी आप एक रिसेंट ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है, फिर बहुत शोर मचा उस पर, और उसमें फिर ये बोला गया कि अलग अलग गलत तरीकों से रिलीजियस फिगर्स को, लीडर्स को, रिलीजियस एंटिटीज को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। तो अब क्या है कि अब क्या प्रमोशन थोड़ा कर रहे हैं किसी पिक्चर का हम मुझे कह रहे हैं कि एग्जांपल है कि ऐसे हम केसेस देखते ही हैं। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एक पॉइंट आता है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, एक क्रिएटिविटी आती है, एक एंगल ये है कि क्रिएटिविटी को दबाना है या नहीं दबाना, एक सेंटिमेंट्स हर्ट होने की बात आती है, और एक उसका मिसयूज करना पॉलिटिसाइजेशन के लिए। ठीक है, और लास्ट एस्पेक्ट है पॉपुलैरिटी या टीआरपी गेन करना फॉर द मूवी, कि शो जब ज्यादा मचेगा तो चलेगी भी ज्यादा। ये सारे एस्पेक्ट्स को सोचेगा, क्वेश्चन किस फॉर्म में आया आप वहां पे आंसर अपना बनाइए। बाकी सोसाइटी का जनरल पॉइंट तो है कि ये एनफोर्स करती है सोसाइटी की सेंसरशिप हो, बॉयकॉट हो, धरने दिए जाए। ठीक है, बाकी क्रेडिबिलिटी, मूवी का नाम लिखिए आप, सेंसरशिप, सेंसर बोर्ड या कम्युनिटी का हर्ट होना किसी मूवी का या क्रिएटिविटी पर, ये आप लिख सकते हैं। एग्जांपल बिल्कुल बहुत बड़ा करंट अफेयर में चल रहा है, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत तो नहीं है, एग्जांपल ही दे रहे हो। अब इशू तो हुआ ही था ना, तो आप लिख सकते हैं क्या है क्रेडिबिलिटी, आपके आप जिसको फॉलो कर रहे हो उसकी क्या है, उसको देख करके भी आप वैल्यूज इंकलकेट कर लेते हो।
भाई इवन इफ द एम्पायर इज गिविंग हिम आउट, इवन दो इज नॉट आउट, ही नोज ही विल वॉक ऑफ द फील्ड विदाउट सेइंग एनीथिंग। तो यहां पर जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी को वैल्यू करी उन्होंने, वहां पर ये लड़े नहीं, बाद में जाकर के डिस्कशन करेंगे, एम्पायर ने जो गलती करी है उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन गेम के रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन हिज इंडिविजुअल एफर्ट। अगर गेम का रूल ये कहता है एम्पायर गिव्स आउट और वो आउट हो जाते हैं उस चक्कर में, एम्पायर का कॉल जो है लास्ट कॉल होता है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, अब तो रिव्यू सिस्टम है, लेकिन पहले नहीं होता था, तो वो चुपचाप वॉक ऑफ कर जाएंगे, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ग्राउंड पे एग्रेशन शो ना करना, हमेशा एक एथिकल वे ऑफ प्लेइंग द गेम एंड स्पोर्ट्समैनशिप के साथ, तो ये चीज हम सीखते हैं एक बड़े प्लेयर से, राइट, एंड दैट्स व्हाई इनका जो नाम है वो इसलिए भी है क्योंकि इनके साथ कोई ऐसी कंट्रोवर्सी कभी पूरे करियर में, इतने लंबे करियर में नहीं जुड़ी। या हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं उनके लिए भी हम ये कहते हैं कि उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बहुत लोग आज भी फॉलो करते हैं। अब गांधी जी तो हैं, जिन्हें फॉलो करते हैं, पूरा इंडिया फॉलो करता है, बाहर भी फॉलो करते हैं, लेकिन और भी एग्जांपल्स हैं, तो प्लीज मेंशन इट, ठीक है, मेंशन इट। बाकी डिस्ट्रक्टिव रोल क्या है सोसाइटी का? सोसाइटी का डिस्ट्रक्टिव रोल भी हो सकता है। सोसाइटी का एक तो डिस्ट्रक्टिव रोल यही है जो मैंने भी बताया कि भाई पॉलिटिसाइजेशन के लिए सेंसरशिप वगैरह करना, है ना। अब जैसे फार्म लॉस का आपको क्या करना था, क्रिटिसाइज करना था, तो फार्म लॉस को बेस बना करके पॉलिटिक्स करना, ये तो गलत हो गया, ये तो अनएथिकल हो गया। हाँ, ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करना, वो सही बात है, जो भी ग्रीवेंस है, लेकिन उसको पॉलिटिसाइज करना टॉपिक इट इज नॉट राइट। यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये इंक्रीज इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज। अब सोसाइटी भी हो सकता है कि आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इंक्रीज करने में रोल प्ले कर दे। मीडिया ट्रायल एग्जांपल है टुडेज हेडलाइन, अब वो अनएथिकल है और सोसाइटी पर उस पर, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर इसलिए वैसे है। या मॉब लिंचिंग, मारो कोई दिक्कत नहीं है, वायलेंस नॉन वायलेंस, ये सोसाइटी ने मॉब लिंचिंग में वायलेंस हो रहा है। वायलेंस एक वैल्यू है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर पूरी कम्युनिटी मिलकर के मार रही है तो नॉन वायलेंस तो फिर हो ही रहा है ना, फैलेगा ही। अच्छा, राइट्स जब होंगे तो उसमें जिस कम्युनिटी को सप्रेस किया जाएगा वो भी नेक्स्ट टाइम उठ करके मारेगी, तो फिर वायलेंस बढ़ता चला जाएगा सोसाइटी में और फिर इंटॉलरेंस बढ़ता जाएगा, तो ये चीजें पॉसिबल है। इसके अलावा जस्टिस फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है कि नहीं होती, ऐसे एलिगेशंस है, आप एग्जाम में लिखेंगे देयर आर एलिगेशंस, प्रूफ तो बहुत कम हुआ ना, एलिगेशंस ही होगा। एक्स्ट्रा अच्छा ये पता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती क्या है? जुडिशियल किलिंग मतलब आपके जज ने क्या बोला कि ये सजा होनी चाहिए, अब वो सजा मान लीजिए हैंग टिल डेथ की है, डेथ पेनल्टी दी गई, तो ये जज ने कहा ना कि ये सजा होनी चाहिए, लेकिन जज ने कहा नहीं, पनिशमेंट हुई नहीं बट किलिंग्स हुई, तो वो प्रिजन के अंदर हुई, मे बी एनकाउंटर्स हुए, तो ये किस तरह की किलिंग्स है, ये जुडिशियल नहीं है, जस्टिस प्रोसेस से नहीं हुई। अब उसमें हो सकता है प्रमोशन के लिए कोई ऑफिसर कर रहा हो, ऐसा हो सकता है पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा हो सकता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिशियंस वो कर रहा हो, तो ये डिपेंड करेगा। कल आप भी एक अच्छे ऑफिसर बनते हैं, अच्छी पोस्ट पर जाते हैं, बट देन यू कम अक्रॉस सम ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स डूइंग सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, जहां वो मानते हैं कि सोसाइटी की क्लींजिंग कर रहे हैं, तो वो दो तरीके से चल रहे हैं, या तो वो पैसा लेते हैं उस चीज के लिए कि वो किसी के कहने पे कर रहे हैं, या फिर वो ये मानते हैं कि ये सोसाइटी क्लीन रहेगी। अब मेरे को तो लगता है एथिक्स ना सबसे अच्छा तरीका है, मूवी जितनी और टीवी और जितना सीरियल, ये सब कुछ ना आपको घर में बैठे बैठे सारी सोसाइटी दिखा देती है चीजें। मतलब एक मूवी आई थी, मैं अभी एग्जांपल भी लूंगा, उस मूवी में दिखाते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स दे डिसाइडेड कि हम क्या करेंगे, हम जस्टिस लेकर आएंगे और जो भी क्राइम कर रहा है उसको सजा हम ही दे देंगे, है ना, इस तरीके का ग्रुप। और फिर उसमें जो है वो अजय देवगन में भी ही वाज द हीरो देयर एंड ही सेज कि हम ऐसा नहीं करेंगे और ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए, तो उसके सबऑर्डिनेट्स कहते हैं कि नहीं यही सही तरीका है, इन्होंने भी बहुत परेशान किया, मारो इनको। अब फिर वो उसके लिए भी लड़ता है कि नहीं ये गलत तरीका है, द वे, रास्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम प्रोसेस में जाते हैं, ड्यू प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, जस्टिस सिस्टम में बिलीव है, हम रक्षा करने के लिए हैं, पकड़ने के लिए है, सजा देने का काम जज का है, तो ये चीजें हैं, ये एग्जांपल्स हैं। हाँ, हो सकती है कस्टोडियल डेथ्स, ठीक है। हेटेरोजेनिटी एंड ऑर्थोडॉक्सी, तो ऑर्थोडॉक्सी में मैंने आपको बता दिया कि डाउरी कि भैया घर है ना, फिर पैसा कितना है, तो वुमेन को इस तरह से फिर डाउरी की तरह देखा जा सकता है। और फिर सोसाइटी में हेटेरोजेनिटी का मतलब क्या है, अलग व्यूज होंगे, हेटेरोजेनस सोसाइटी होगी, अब उस पर टॉलरेंस हुई तो सब बढ़िया काम है, नहीं है तो फिर लड़ाई झगड़े, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव हो सकती है सोसाइटी क्योंकि सोसाइटी बहुत हेटेरोजेनस है। इसके अलावा करप्शन और बूमरैंग इफेक्ट, करप्शन तो समझा दिया, बूमरैंग इफेक्ट क्या होता है, पैसा वापस आया, क्या है ये, एग्जांपल दो। यहां पर आएगी वो वाली बात जो आपने कही थी कि हो सकता है कि बच्चे को आप ऐसे करना चाह रहे हो मोल्ड, लेकिन वो उल्टा ही चल रहा, मतलब तुम चले अच्छाई के लिए और उल्टा घूम करके आ गए, या फिर तुमने कोशिश करी कि तुमने जैसे अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव किया, आपने जैसे अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव किया, दादा दादी को देखा उसने कि ऐसा बिहेव हुआ, तो उसने भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे बिहेव किया, तो उल्टा घूम करके चीज वापस आ गई, बूमरैंग इफेक्ट, ठीक है। फैमिली की तरफ से, मे बी समटाइम सोसाइटी की तरफ से, सब तरफ से आ रही है, एनवायरमेंट की तरफ से, जैसे वो उसकी एनवायरमेंट है जहां वो बैठा है, ठीक है। क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड एस्थेटिक सेंस, नेबरली रिलेशन, इमोशनल क्वेश्चन एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, ये सब डिक्लाइन कर रहे हैं। देखो कितनी सारी बातें लिखी हैं, ये रिलेशंस नेबर के, एस्थेटिक सेंस मतलब एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में, या आपका इमोशनली स्पिरिचुअली हर तरीके की वैल्यूज क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। तो द नेशनल गोल्स डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म आर साइड ट्रैक्ड। अब यहाँ पर नेशन की बात करती है, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म सब कुछ साइड ट्रैक्ड है, ये आपके इन्वर्टेड कोट्स में यहाँ से लेके आता है। आगे क्या लिखा है, एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन द अबव स्टेटमेंट, अपनी पहली बात तो ओपिनियन देना है, डिस्कस करना है क्या रोल हो सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का और सोसाइटी का कि वो इस तरह की वैल्यूज को कम होने ना दे। अभी एग्जांपल्स ही तो है ये सब जो लिख दिए, अब एक एग्जांपल लिखते जाओ, नेशन लेवल पर, डेमोक्रेसी लेवल पर, सेकुलरिज्म लेवल पर, इंटॉलरेंस आएगी, ये वो, तो वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, डू दिस एट होम, घर पे जाकर अटेम्प्ट करिए इसको एंड लेट्स सी क्या। तो दो क्वेश्चन दिए मैंने आपको भी, एक क्वेश्चन एजुकेशन वाला दिया, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से दिया, ठीक है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैं देना चाहता हूँ आपको, ये एग्जांपल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इस टॉपिक से तो नहीं रिलेट होगा, लेकिन मुझे ऐसे याद आया तो जस्ट ट्राई कि अगर आप इसका यूज कर सको। एक मैंने भी पढ़ा था, न्यूज पढ़ा था, नीलांबर साहू नाम के ट्रैफिक पुलिसमैन थे छत्तीसगढ़ में, और उनको जो है बैग मिला था 45 लाख का, और उन्होंने उसको वो अपने वापस कर दिया था जिनका था, या उन्होंने रिपोर्ट करा इसको, और फिर जिसका भी वो खोया था बैग उनको उन्होंने वापस किया था। इनफैक्ट उनकी ऑनेस्टी को देख करके छत्तीसगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट में भी, रायपुर पुलिस थी आई थिंक, तो उन्होंने उसको उनको अवार्ड भी दिया था।
तो ये एग्जांपल जरा लिख लीजिए, क्योंकि ये रियल लाइफ एग्जांपल है, बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जांपल, और इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको गूगल कर लीजिएगा थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ ऐसे फैक्ट्स आपको। नीलांबर साहू नाम है और छत्तीसगढ़ का केस है ये पुलिस का, तो ये एथिक्स में बहुत अच्छा एग्जांपल है, यूज हो सकता है, राइट। और भी कुछ ऐसा याद कराएगा क्लास में तो मैं बताता रहूंगा, मुझे एकदम से याद आया तो मैं बता दिया। कोई डाउट?